जय हिंद दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। अब ये सेट नंबर 14 दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इस सेट में दोस्तों हम लोग वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में ऑलरेडी यहाँ पूछे जा चुके हैं। यानी जो पिछले साल में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए वो सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का एक बेनिफिट हमेशा ये देखने को मिलता है आपको कि क्या लेवल हमारे क्वेश्चन में आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर वहाँ पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन के हम कितने आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि मैं यहाँ पे 100 सेट जो आपको कराने वाला हूं, अगर ये सारे सेट आप अच्छे से वहां पे तैयार कर लेते हैं और जो पॉइंट मैंने साथ ही साथ बता दिया अगर ये आपने तैयार कर लिए तो यही अगर 100 सेट देके भी अपना एग्जाम में अगर आप बैठ जाते हो सीधे सीधे पेपर क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। यानी अभी तक आर्मी नर्सिंग के जितने भी आपके एग्जाम वहां पे हो सारे में एक एक करके क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराऊंगा। दोस्तों जैसा कि आपको कंफर्म ही वहां पे होगा कि जो आपका एग्जाम है ये आपका अप्रैल महीने तक वहां पे करा लिया जाएगा। तो अभी टाइम काफी कम यहाँ बच रहा है क्योंकि जैसे इसका नोटिफिकेशन फरवरी महीने में आपका आएगा तो इतना टाइम आपके पास नहीं दिया जाएगा कि आप एग्जाम की तैयारी वहां पे कर सको। तो जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं साथ ही साथ उनकी प्रैक्टिस यहाँ पे करते हुए चलिएगा। और दोस्तों अगर आप ये चाहते हो कि हमारा फाइनल सिलेक्शन ही वहां पे हो जाए तो कम से कम आपको टारगेट अभी से कम 40 प्लस क्वेश्चन लेके वहां पे चलना है। और जो ये सेट मैं यहाँ पे करा रहा हूँ अगर इन सेट में आपने 35 क्वेश्चन तक भी उनके आंसर वहां पे सही दे दिए, जैसे कि जैसा हमारा पेपर आता है जैसे जी के 10 क्वेश्चन आते हैं सेम वैसा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 15 क्वेश्चन बायोलॉजी देखें, 15 केमिस्ट्री देखें, 5 फिजिक्स देखें, 5 मैथ देखें। यानी जैसा हमारा पेपर बनता है सेम वैसे ही सारे क्वेश्चन के हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया कि सीवी रमन के योगदान को मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब आपका मनाया जाता है। क्योंकि जो दिवस वाला टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में वहां पे दिया गया है और यहां से हमारे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहां पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए जो कि आपका दानापुर जेडारो में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो अगर ये एग्जाम में हमारे क्वेश्चन रिपीट वहां पे हुआ तो आप क्या सीधा सीधा राइट आंसर बता दोगे। आप कहोगे 28 फरवरी हम बताएंगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। आप काउंट करते चलना है क्या स्कोर आपका यहां पे हो रहा है। हुआ क्या था दोस्तों यहां पे एक डेट याद करना कि 28 फरवरी क्या लिखोगे 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन द्वारा आपका रमन प्रभाव की खोज वहां पे की गई थी। तो उसी की वर्षगांठ में आपका 28 फरवरी को आपका किस रूप में हम लोग मनाते हैं, आप कहोगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। तो जो आपका दिवस वाला टॉपिक है अच्छे से तैयार करके जाना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपके दिखता है। जैसे कि मैं कुछ आपको एग्जांपल के तौर पे वहां डेट आपको नोट कराता हूं, अगर आप इनके आंसर वहां पे दे पा रहे हो तो मान चलना आपकी तैयारी सही चल रही है और ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। अगर कोई कंफ्यूजन वहां पे हो रही है दिवस वाला टॉपिक अच्छे से वहां पे तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि अगर कभी आपसे ये पूछा गया अच्छा ये हमें बताओ, जैसे आप आज हो गया 26 जनवरी, 26 जनवरी को हम किस रूप में आपका मनाया जाता है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि 15 अगस्त का, अच्छा हमें बता दो किसका 15 अगस्त का। या आपसे पूछ ले कि ये बताओ 26 नवंबर को हम लोग किस रूप में मनाया जाता है। या आपसे पूछ ले कि जो आपका 23 मार्च है 23 मार्च को क्या मनाया जाता है। या आपसे पूछ ले जैसे 15 जनवरी आपकी इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे हो जाती है, 4 दिसंबर आपका इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे होता है और एक आपका 8 अक्टूबर भी इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे हो जाती है, एक आपका जैसे 12 जनवरी आपका हो गया। तो ये बताओ ये दिवस मान लो किस रूप में हम लोग मनाते हैं, क्योंकि दिवस से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आए तो ये सारे डेट भी आपके पेपर वहां पूछे जा सकते हैं। तो दिवस वाले टॉपिक को अच्छे से वहां पे तैयार कर लेना। तो दोस्तों हम अगर 26 जनवरी की बात करें ये किस रूप में मनाया जाएगा, आप कहोगे हम लोग इस दिन क्या गणतंत्र दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। 15 अगस्त को क्या होता है, 15 अगस्त हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में आपका मनाया जाएगा। 26 नवंबर यहां पे दिया गया है, 26 नवंबर क्या संविधान दिवस के रूप में आपका मनाया जाएगा। 23 मार्च यहां पे दिया गया, ये क्या हो जाएगा जो आपका 23 मार्च यहां दिया गया इसे हम लोग शहीद दिवस के रूप में आपका मनाया जाएगा। 15 जनवरी आपका दिया जा रहा है तो ये क्या होता है थल सेना दिवस के रूप में आपकी ये डेट वहां मनाई जाएगी। 4 दिसंबर दिया गया भारतीय नौसेना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 8 अक्टूबर दिया गया ये भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में आपका मनाया जाएगा। 12 जनवरी यहां पे दिया गया ये आपका राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। अगर आप इनके डेट के आंसर वहां पे दे पा रहे हैं तो तैयारी आपकी सही थी वहां पे, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके सीधे सीधे यहां पूछे जाएंगे। मेरा मकसद यही है कि क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है वो सारी चीजें आपको यहां पे क्लियर करते हुए चलना।
अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रयास करेगा। ये पूछा जा रहा है कौन सा आर्टिकल नंबर आपका यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों कुछ जो आपके उन अनुच्छेद हैं ये आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जहां जिनके ज्यादा चांस रहते हैं पेपर में पूछे जाने के। तो कुछ अनुच्छेद भी आपको वहां पता होने चाहिए। फिलहाल इसका आंसर बताइए क्या यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा आर्टिकल यहाँ पे हमारा हो जाता है। ये आपका लखनऊ एमसी सेंटर जब आपका रिलेशन भर्ती का पेपर वहां पे हुआ था ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 48 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। जैसे कि कुछ अनुच्छेद में और आपसे पूछता हूं, अगर ये बताओ क्या उनके बारे में आपको पता है, नहीं पता, जो आपके इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है मैं आपको यहाँ पे नोट करा देता हूं। जैसे कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए अनुच्छेद नंबर 14, क्या पूछेगा, अनुच्छेद नंबर 14 पूछ ले, या फिर आपसे जैसे ये पूछ ले कि आपका आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 19 हो गया। एक आपका इंपॉर्टेंट अनुच्छेद और है, अनुच्छेद आपका 21 यहाँ पे हो गया। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो आपका अनुच्छेद नंबर 32 किससे संबंधित होता है, या आप ये बताओ अनुच्छेद नंबर आपका 356 ये किससे संबंधित है, या आपसे ये पूछ ले कि जो आपका आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 368 के बारे में बता दो। एक हमें ये बता दो अनुच्छेद नंबर आपको जो 15 है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक आपका अनुच्छेद नंबर आपका 51 ए आपका वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। एक आपका अनुच्छेद नंबर 44 है ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। एक आपका आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 370 ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कुछ आर्टिकल मैंने जो यहाँ पे नोट कराए, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ज्यादातर यही आर्टिकल आपके बार बार रिपीट वहाँ पे हुआ करते हैं। इसमें दोस्तों मैं कुछ आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे अनुच्छेद नंबर 15 है 370 हो गया, 51 ए आपका हो गया, 356 ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गया, और इसके बाद ये 14 हो गया। ये तो बहुत ही ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। तो इनमें होता क्या है, जो आपका आर्टिकल नंबर 14 है इसमें क्या बात की जा रही है, इसमें बात की गई कानून के समझ सभी को समानता, यानी कानून के सापेक्ष सभी को समान अधिकार वहां पे दिया गया। किसमें बात हुआ, अनुच्छेद नंबर 14 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद नंबर 19 में क्या हुआ, यहाँ पे आपकी 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे अभिव्यक्ति हो गया, सभा हो गया, संघ हो गया, या आवागमन का हो गया, निवास हो गया, व्यवसाय हो गया। यानी आप भारत के किसी भी राज्य में वहां पे निवास कर सकते हैं, किसी भी राज्य में जाके वहां पे अपना व्यापार कर सकते हैं। ये आपका जो छूट वहां पे दी गई है कौन से आर्टिकल में दी गई है, अनुच्छेद नंबर 19 में ये आपकी बात की गई। ये भी इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल यहां पे हो जाता है। अनुच्छेद 21 में क्या बात हुई है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या हो गया, जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता दी गई है आपका आर्टिकल नंबर 21 में बात की गई है। अनुच्छेद नंबर 32 में क्या बात हुई है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचार, ये किसमें बात हुई, अनुच्छेद नंबर 32 पे। अनुच्छेद नंबर 356 में क्या कहा गया, जो आपका राष्ट्रपति शासन वहां पे लगता है ये आपका अनुच्छेद नंबर 356 के अंतर्गत ही तो आपको वहां पे आता है। अनुच्छेद 368 क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें बात हुई जो संविधान जो संशोधन वहां पे होते हैं। सीधा क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो संविधान में संशोधन वहां पे किए जाते हैं ये आपका कौन से आर्टिकल में वहां पे आते हैं, तो क्या बताओगे, अनुच्छेद 368 आपका यहाँ पे हो जाता है। अब एक आपका अनुच्छेद 15 हुआ है, इसमें क्या बताओगे, धर्म जाति लिंग आदि के आधार पर जो भेदभाव वहां पे होते हैं ये जो भेदभाव खत्म वहां पे किए गए थे, ये आपका आर्टिकल 15 में बात वहां पे की गई है। अनुच्छेद 51 में क्या बात हुई है, मौलिक जो कर्तव्य आपके 11 कर्तव्य वहां पे हैं ये किसमें बात हुई है, 51 ए में बात यहां पे की गई है। अनुच्छेद नंबर 44 में क्या बात हुई है कि समान नागरिक संहिता, अगर क्वेश्चन आते हैं समान नागरिक संहिता संविधान के कौन से आर्टिकल में बात की गई, क्या कहोगे, अनुच्छेद 14 हो जाएगा। अनुच्छेद 370 तो आपको पता ही होगा कि जो जम्मू कश्मीर होगा जो इसे विशेष राज्य का प्रावधान वहां पे दिया गया है, ये आपका आर्टिकल 370 के तहत आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो जाते हैं, इनके बारे में आपको एक एक करके यहाँ पता होने चाहिए क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं।
अगर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें पूछा गया कि असम में आपका जो शुक्रेश्वर मंदिर एक है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में टेम्पल से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका जबलपुर जडार में पूछा गया था कि असम में शुक्रेश्वर मंदिर एक है, शिव मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, विष्णु मंदिर है, राम मंदिर है। तो असम का जो शुक्रेश्वर मंदिर है ये कैसा मंदिर वहां पे आपका हो जाएगा? तो कैसा मंदिर आप कहोगे दोस्तों? ये आपका हो जाएगा शिव मंदिर आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब ये मंदिर किसने बनवाया था? तो ये मंदिर आपका 1759 ईस्वी में आप क्या लिखोगे? अहोम राजा। किसने बनाया था? अहोम राजा द्वारा। अहोम राजा द्वारा आपका ये बनाया गया था। और यहाँ पे महाशिवरात्रि में काफी ज्यादा लोग, श्रद्धालु लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आपके जाते हैं। और जैसे कुछ मंदिर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे एक क्वेश्चन ये आपको काफी बार एग्जाम में आया है, अच्छा ये बताओ जो आपका काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, ये बताओ मंदिर कहाँ पे आपका स्थित यहाँ पे हो जाता है? ये सीधा सीधा क्वेश्चन कैसे आएगा? काशी विश्वनाथ मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, या फिर उस राज्य में कहाँ पे आपका स्थित हो जाता है? तो या फिर आपसे ये अगर पूछा गया, अच्छा ये हमें बताओ जो आपका जगन्नाथ, क्या पूछेगा? जगन्नाथ मंदिर बता दो ये कहाँ पे आपका स्थित है। या अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ अच्छा जो सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर है ये कहाँ पे आपका स्थित है। या अगर आपसे ये पूछ लिया जाए केदारनाथ, क्या पूछा जाए? केदारनाथ मंदिर के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए, या आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो आपका बद्रीनाथ, बद्रीनाथ मंदिर पूछ लिया जाए, या आपसे ये पूछा जा सकता है जो आपका मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी अम्मन, मीनाक्षी अम्मन मंदिर ये पूछ लिया जाए, या एक और पूछ सकता है अक्षरधाम, या अगर आपसे पूछ ले अक्षर धाम मंदिर, ये मंदिर बताओ कहाँ पे आपके स्थित यहाँ पे हो जाएंगे। इनका ज्यादातर आपसे ये पूछा जाता है ये कौन से राज्य में या उस राज्य में कहाँ पे स्थित है। तो जो आपका ये काशी विश्वनाथ मंदिर है ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा? ये होगा बनारस में, यानी उत्तर प्रदेश का जो बनारस है वहां पे आपका स्थित यहाँ पे हो जाएगा, जो कि आपका ज्योतिर्लिंग में वहां पे आता है, और इसे आपका मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख स्थान के नाम से आपका ये जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर की हम लोग बात करें, ये आपका उड़ीसा राज्य में पुरी में आपका स्थित वहां पे हो जाता है, और ये चार धाम में एक होता है जहां पे आपकी रथ यात्रा आपकी निकाली जाती है। सोमनाथ मंदिर की हम लोग बात करें, ये गुजरात राज्य में आपका स्थित वहां पे हो जाएगा। केदारनाथ मंदिर की बात करें, ये आपका उत्तराखंड में स्थित हो जाता है, ये भी आपका चार धाम का प्रमुख, जो चार धाम हमारे उसमें आपका प्रमुख स्थल होता है। और भगवान शिव से आपका ये जो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग यहाँ पे आपका हो जाता है। बद्रीनाथ की बात करें, ये भी आपका उत्तराखंड में आता है, ये भी चार धाम में आपका आ जाता है। मीनाक्षी अम्मन जो मंदिर दिया जा रहा है ये आपका मदुरई यानी तमिलनाडु में स्थित हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया मीनाक्षी अम्मन मंदिर कहाँ पे स्थित हो जाएगा, तो ये मंदिर आप कहाँ बताओगे? ये हो जाएगा मदुरई। और मदुरई कहाँ पे है आप बताओगे? तमिलनाडु राज्य में आ जाएगा। अक्षरधाम मंदिर तो पता ही होगा, ये दिल्ली में हो जाएगा, जो कि अभी अभी जल्दी यानी आधुनिक रूप से आपका निर्मित मंदिर वहां पे हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक मंदिर का नाम दिया जाएगा और वो मंदिर कहां पे स्थित है, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वाद्य यंत्र या आपको पता होना चाहिए, वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछे थे, एक वाद्य यंत्र का नाम दे देगा और ये भी पूछ सकता है ये कौन बनाते हैं, मतलब क्या बजाते थे वहां पे, या किसी मान लो किसी का नाम दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा ये क्या बजाते थे वहां पे। तो यहाँ पे चार ऑप्शन क्या है? सरोद है, संतूर है, रुद्र, वीणा है और तबला है। तो क्या बताओगे राइट आंसर यहाँ पे? जो आपके उस्ताद असद अली खान है ये क्या बजाते थे? आप कहोगे रुद्र वीणा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब देखो एक अगर क्वेश्चन ये पूछा गया, कुछ नोट कर लेना इंपॉर्टेंट, जैसे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए अच्छा ये बताओ जो सितार सबसे मतलब फेमस कौन मतलब सितार जो वाद्य यंत्र था इसे मतलब सबसे ज्यादा प्रमुख कौन हो जाएंगे जो इसे बजाते वहां पे थे। या आपसे ये पूछ लिया जाए अच्छा ये बताओ तबला का, तबला कौन बजाता था। या अगर आपसे ये पूछ लिया जाए बांसुरी, बांसुरी अगर पूछ ली जाए। या आपसे ये पूछ लिया जाए शहनाई, क्या पूछ लिया जाए? शहनाई बता दो। या अगर आपसे सरोद पूछ लिया जाए, सरोद, सरोद। एक और नोट करना जैसे संतूर हो गया, संतूर कौन बजाता था। या फिर वीणा, एक पूछ लिया आपका वीणा। या अगर आपसे पूछा जाए सारंगी, क्या पूछ लिया जाए?
सारंगी। अब ये बताओ, ये फेमस आपके यहाँ पे हो जाते हैं, ये जो वाद्य यंत्र है इन मतलब किसका संबंध इनसे वहां पे हो जाता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो पहला जो सितार वादक कौन हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे किसका नाम बताएंगे, पंडित रविशंकर का। पंडित रविशंकर का नाम याद रखिएगा। तबला में आप किसका नाम याद करोगे, कहोगे हम याद करेंगे उस्ताद जाकिर हुसैन का। उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम आप यहाँ पे याद कर, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जितने सेट मैं करा रहा हूँ, अगर सारे आपने अच्छे से तैयार कर लिए, जब एग्जाम आएगा यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अब ये किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिखेंगे, क्योंकि जो अब आर्मी के एग्जाम करा रहा है ये टीचर्स ही वहाँ पे करा रहा है, और टीचर्स सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में वहाँ पूछता है वहाँ पे। तो बांसुरी वादक में किसका नाम बताओगे, यहाँ पे आप कहोगे हम बताएंगे पंडित हरिप्रसाद। किसका, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। चौरसिया का नाम आप यहां बता दोगे। शहनाई में किसका नाम बताओगे, यहां बताओगे आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह का, बिस्मिल्लाह खान का नाम आप यहाँ पे बता दोगे। शरोद में किसका नाम बताओगे, यहां भी आप बताओ किसका नाम, उस्ताद अमजद खां। उस्ताद अमजद खान का नाम आप यहाँ पे बता दोगे। संतूर में किसका नाम बताओगे, यहां बताओगे पंडित शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा का नाम आप यहाँ पे याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। वीड़ा में किसका नाम याद करोगे, यहाँ पे एस क्या नाम लिख लोगे, यहाँ पे एस बालचंदन। एस बालचंदन का नाम यहाँ पे याद कर लेना। सारंगी में किसका नाम याद करो, पंडित राम नारायण का। राम नारायण का नाम याद कर लेना। अगर ये सारे आप तैयार कर ले, तो जो आपका वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो यहीं से आपको सीधा सीधा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे आपका इंपॉर्टेंट वही वाद्य यंत्र है जो एग्जाम में रिपीट वहां पे हुआ करते हैं। तो ये सारे वाद्य यंत्र अच्छे से वहां पे तैयार कर लीजिएगा। अच्छा ये बताओ, अर्थशास्त्र में शामिल है 15 पुस्तकें, 11 पुस्तकें, 9 पुस्तकें, 13 पुस्तकें, जो कि दानापुर जडावरों में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो जो आपका ये अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में क्या शामिल हो जाएगा, हम कहेंगे 15 पुस्तकें शामिल होती हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी क्या लिखोगे यहाँ पे, 15 आपके अधिकरण यहाँ पे हो जाते हैं, 15 अधिकरण इसके यहाँ पे होते हैं। और इसके आपके 180 क्या हो जाएंगे, प्रकरण यहाँ पे आपके इसके यहाँ पे हो जाते हैं। और इसमें लगभग आपके 6000 दोस्तों आपके श्लोक यहाँ पे आपके आ जाते हैं। और किसके द्वारा ये लिखा गया है, जो चाणक्य है, कौटिल्य द्वारा आपका ये वहां पे लिखा गया। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे, चाणक्य यानी कौटिल्य इसके लेखक वहां पे आपके हो जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए। वैसे यहाँ पूछे नहीं जाते, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आप बताना। लेकिन इसके राइटर पूछे जाते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे, तो आप चाणक्य का नाम आपको पता वहां पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये आता है कि एसआरएस बुलेटिन 2020 के अनुसार भारत में जन्म दर कितनी थी। यहाँ पे देखो, ये आप 2011 की जो जनगणना है ना, ये अच्छे से तैयार करके जाना। फिलहाल अगर क्वेश्चन आएगा 2011 वाला ही आपका पूछा जाएगा, नहीं तो करंट अफेयर से जो आपका अपडेटेड क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पूछा गया कि एसआरएस बुलेटिन 2020 के अनुसार भारत में जन्म दर कितनी वहां पे थी। तो क्या बताओ कितनी हो जाएगी, 19.5% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर यहां पे हो जाता है। दोस्तों जो आपका 2011 की जनगणना है, उससे मतलब क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती है, एक मोटा मोटा आप यहां पे ये समझिएगा। जैसे एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि देखो, पहले हम बात कर लेते हैं जनगणना को लेके, वहां पे चलते हैं कि जनगणना से हमारे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो आपकी पहली, एक तो यही पूछेगा कि अच्छा ये बताओ, पहली आपकी व्यवस्थित जनगणना कब वहां पे हुई। पहली आपकी व्यवस्थित जनगणना कब, उसकी शुरुआत कौन से सन से वहां पे हुई थी। तो आप क्या बताओगे, 1881 में बताओगे, जो कि आपके ब्रिटिश काल में पूरी भारत में एक साथ वहां पे हुई थी। अगर केवल ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली जनगणना कब वहां पे हुई थी, अगर पहली पूछा जाए तो आप कहोगे 1872 बताओगे। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताओ पहली आपकी व्यवस्थित जनगणना,
अगर व्यवस्थित शब्द वहां पे लग जाएगा तो 1881 बताना है। अगर केवल ये पूछा गया पहली जनगणना कब वहां पे हुई थी तो 1872 आप यहाँ पे बता दोगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, पहले तो ये हो गया। एक सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अच्छा ये हमें बता दो कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब वहां पे की गई थी। तो आप यहां पे क्या बताओगे, आप बताओगे 1951 बताओगे। भारत की जनसंख्या उस समय टोटल जनसंख्या कितनी वहां पे थी, आप कहोगे ये जनगणना हो जाएगी शायद 36.1 करोड़ जनसंख्या वहां पे थी। जब 1951 की जनगणना वहां पे की गई टोटल भारत जनसंख्या कितनी थी, 36.1 करोड़ जनसंख्या वहां पे आपकी हो जाती है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है यहाँ पे कि अभी जो आपकी 2011 की जनगणना यहाँ पे हुई थी तब भारत की कुल जनसंख्या कितनी वहां पे थी। तो आप क्या कहोगे 121.08 करोड़ ये जनसंख्या थी आपकी 2011 की जब जनगणना वहां पे की गई थी। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अच्छा ये हमें बताओ यहाँ पे जो आपकी जनसंख्या वृद्धि दर थी, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी वहां पे, तो आप कहोगे 17.6% यहाँ पे थी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछेगा कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी वहां पे थी, तो क्या बताओगे 17.6 यहाँ पे आप बता दोगे। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये बताओ सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में थी जब 2011 की जनगणना वहां पे आपकी थी वहां पे, तो क्या बताओगे सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य की वहां पे थी, सबसे क्या लिख दोगे ज्यादा। तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश का नाम बताओगे कितनी थी यहाँ पे, ये लगभग थी आपकी 20 करोड़, कितनी थी लगभग 20 करोड़ जनसंख्या आपकी वहां पे हो जाती है। अब अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया कि ये बताओ अच्छा सबसे कम, सबसे ज्यादा हमने देख लिया, अगर सबसे कम आपसे पूछ लिया जाए तो किसका नाम बताओगे। अगर राज्य का आपसे पूछा जाता है यानी राज्य का नाम पूछा जाएगा तो आप बताओगे सिक्किम राज्य का नाम। किस राज्य का, सिक्किम। कौन सा राज्य आपका हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा सिक्किम राज्य यहाँ पे हो जाएगा। इसकी जनसंख्या कितनी आप बताओगे, जो सिक्किम राज्य हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछा जाता है केंद्र शासित प्रदेश का नाम बता दो तो वहां पे क्या हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश आपका हो जाएगा लक्षद्वीप वहां पे। अगर क्वेश्चन आए भारत की जो आपकी 2011 की जनगणना हुई सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य की, सिक्किम की, अगर ये पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या केंद्र शासित राज्य कौन से हो जाएगी तो आपको लक्षद्वीप का नाम यहाँ पे बता देना है। अगर यहाँ पे ये पूछ लिया जाए आपसे कि अच्छा ये बताओ जो साक्षरता दर थी यहाँ पे, क्या साक्षरता दर कितनी वहां पे थी, तो आप बताओगे 74.04% यहाँ पे आपकी हो जाती है। इसमें जो आपकी मेल यानी पुरुष की, मेल की क्या थी यहाँ पे 82.14% थी, और फीमेल की दोस्तों यहाँ पे कितनी आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी 65.46% यहाँ पे आपकी हो जाती है। अगर यहाँ पे लिंगा अनुपात आपसे पूछा जाता है, ये बताओ लिंगा अनुपात क्या वहां पे आपका था, तो लिंगा अनुपात में आप क्या बताओगे, ये हो जाएगा 933/1000 यानी 1000 महिलाओं में 933 पुरुष यहाँ पे आपके हो जाते हैं। यानी ऐसे कुछ चीजें आपसे एग्जाम में वहां पूछी जाएंगे, तो ये सारा डाटा आपका बिल्कुल वहां पे क्लियर होना चाहिए ताकि आप इनके आंसर वहां पे आसानी से दे सकें। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सूर्य पर काले धब्बों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये आपका जब वहां पूछा गया था ये सीधा सीधा आंसर यहीं पे आपको देखने को मिल जाता था कि जो आपके सूर्य पर काले धब्बे हैं भाई उनको हम क्या कहेंगे, भाई सूर्य के धब्बे ही तो हमें उनको कहा जाएगा वहां पे। तो इसका आंसर सीधा सीधा आपको बता देना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। जो सूर्य के धब्बे हमें दिखाई पड़ते हैं, जो उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण वहां पे दिखाई पड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा सूर्य के धब्बे आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बताओ दीन इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया, यानी ये पूछे जाते हैं कई सारे एग्जाम में कि जो आपके धर्म बनाए गए हैं इन धर्म के संस्थापक कौन है, कि ये धर्म की शुरुआत किसने वहां पे की थी, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहां हमसे पूछा गया कि दीन इलाही नामक धर्म पूछा जा रहा है, हुमायूं है, अकबर है, औरंगजेब है, बाबर है। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा हम क्या बताएंगे कि जो आपका दीन इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया था, तो आप किसका नाम बताओगे, अकबर का नाम बताओगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। जैसे कि अगर आपसे ये कभी पूछ लिया जाए, जैसे एक आपका कौन सा धर्म है, जैन धर्म भी हमारा होता है। अगर ये पूछा जाए ये बताओ जो जैन धर्म है किसके द्वारा आपको चालू किया गया था, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए जैसे आपका बौद्ध धर्म हो गया, बौद्ध धर्म पूछ ले, या फिर दोस्तों जैसे एक आपका ईसाई धर्म हो गया, कौन सा
ईसाई धर्म हो गया, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए जैसे आपका इस्लाम धर्म हो गया, कौन सा इस्लाम धर्म हो गया। एक आपका दोस्तों जैसे सिख धर्म हो गया, कौन सा सिख धर्म आपका यहाँ पे आपका हो गया। एक जैसे दोस्तों आपका यहूदी पूछ लिया आपकी, जो ये बताओ यहूदी धर्म है ये किसने वहां शुरू किया था। या फिर अगर आपसे ये पूछा गया जो आपका आर्य समाज है, आर्य समाज की स्थापना किसने वहां पे की, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये भी धर्म आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनकी शुरुआत किसके द्वारा वहां पे आपकी की गई थी। तो अगर आपसे जैन धर्म पूछा जाता है तो जैन धर्म में किसका नाम बताओगे, आप बताओगे ऋषभ देव का नाम पता होना चाहिए। जैन धर्म शुरुआत किसने की, ऋषभ देव का नाम पता होना चाहिए। बौद्ध धर्म में क्या किसका नाम बताएंगे, गौतम बुद्ध का नाम बताएंगे। ईसाई धर्म में क्या बताएंगे, ईसा मसीह या यीशु, हमारा ऑप्शन वहां पे दिख जाएगा। इस्लाम धर्म में क्या बताएंगे, पैगंबर मोहम्मद का नाम हमें पता होना चाहिए। सिख धर्म में क्या इसका नाम बताएंगे, गुरु नानक देव जी का नाम पता होना चाहिए। यहूदी धर्म में हमें अब्राहम का नाम पता वहां पे होना चाहिए। आर्य समाज संस्थापक कौन हो जाएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती आपके हो जाते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि आर्य समाज संस्थापक कौन हो जाएंगे, क्या बताओगे, यहाँ बताओगे स्वामी दयानंद सरस्वती। और कब, 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना वहां पे आपकी की थी। तो ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए, कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। वैसे दोस्तों जो मैंने आपको नोट्स यहाँ पे दे रखे हैं उसमें मैंने पूरा सिलेबस आपको डिटेल्स वहां पे कंप्लीट करा ही रखा है, बस एक बार वो नोट्स वहां पे तैयार कर लेना। यकीन मान चला अभी तक जितने भी आपके एग्जाम वहां पे हुए, वहां पे जैसे जैसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए सारे आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बेनिफिट आपको ये देखने को मिलेगा, नोट्स आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, कंप्लीट नोट्स आपके ऑलरेडी वहां बने हुए हैं। बस जितना टाइम बच रहा है रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, जब आप एग्जाम में को बैठेंगे सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। और दोस्तों जो आपका एनए वाला एप्लीकेशन, यहाँ पे सारे नोट्स आपके ऑलरेडी अपलोड वहां पे कर दिए गए हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, जहां पे नोट्स मैं सीधे व्हाट्सएप पे ही आपको वहां प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों जो आपकी ये एप्लीकेशन है 50 पेपर वहां प्रीवियस ईयर के अपलोड किए गए, इनकी प्रैक्टिस सेट जरूर वहां पे देना, क्योंकि यहाँ पे वही सारे क्वेश्चन आपके अपलोड किए जो एग्जाम में ज्यादा चांस है पेपर के को आने के वहां पे, क्योंकि आपके जो रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा हमारे पेपर में वहां पे होते हैं। तो ये सारे नोट्स एक बार आप जरूर तैयार करना, कि अगर आपको लगता है कि भाई हमें 2026 में ही अपना एग्जाम वहां पे क्लियर करना है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया जा रहा है, कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और के नेतृत्व में मुगलों के बीच लड़ी गई। दोस्तों जो आपकी ये लड़ाइयां वहां पे लड़ी गई, एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है कि ये लड़ाई बताओ कहां पे लड़ी गई। क्या क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे आपके वर्ष का नाम पूछा जाता है कि ये बताओ ये जो लड़ाई हुई है ये कहाँ पे, कौन से वर्ष में आपकी लड़ी गई थी। फिलहाल हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं कि कन्नौज की जो आपकी लड़ाई थी, कहाँ की कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और के नेतृत्व में मुगलों के बीच वहां पे लड़ी गई थी। किन दो लोग के बीच में हुई थी, तो एक तो दोस्तों हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, शेरशाह सूरी यहाँ पे हो गए, और शेरशाह सूरी के साथ साथ आपके हुमायूं यहाँ पे हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में ये लड़ाई आपकी लड़ी गई थी, कौन सी, कन्नौज की लड़ाई वहां पे। अगर देखो कुछ मैं लड़ाइयां आपको यहाँ पे नोट कराता हूं, आप ये देखना कि क्या आपको ये पता है कि ये लड़ाई आपकी कौन से वर्ष में वहां पे लड़ी गई थी। जैसे अगर आपसे कभी ये पूछा गया, अच्छा हमें ये बताओ जो आपका कलिंग का युद्ध हुआ था, कौन सा, ये बताओ आपका जो कलिंग कलिंग जो युद्ध हुआ था ये कब आपका यहाँ पे हुआ था। या आपसे ये पूछा गया कि जो आपका तराइन का युद्ध है, तराइन का युद्ध ये कब वहां पे हुआ था। या अच्छा ये बताओ जो आपका पानीपत की जो पहली लड़ाई यहाँ पे हुई थी ये कब वहां पे हुई थी। या अच्छा ये बताओ जो आपका खानवा का लड़ाई हुई, खानवा का युद्ध वहां पे हुआ, ये कब वहां पे लड़ा गया था। या फिर आप ये बताओ पानीपत का जो तीसरी लड़ाई आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, पानीपत का जो तीसरी लड़ाई ये कब वहां पे हुई थी। या एक और ये बताना कि जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, कौन सा, प्लासी का युद्ध वहां पे हुआ, ये कब वहां पे हुआ था। एक और लिख लेना आपको जो बक्सर हो गया, ये बताओ जो बक्सर का युद्ध हुआ ये कौन से वर्ष में वहां पे हुए थे। तो ये देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सीधा युद्ध का नाम देगा, इनके वर्ष पूछेगा कौन से वर्ष में ये आपके युद्ध वहां पे आपके हुए थे। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये युद्ध किनके बीच में वहां पे लड़े गए, जैसे ये क्वेश्चन में आपसे वहां पूछ लिया गया था। अब इसका राइट आंसर क्या बताओगे, जो कलिंग का युद्ध आपका हो जाता है इसमें क्या बताओगे, ये आपका युद्ध आपका 261 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व में अशोक व
कलिंग राज्य के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अशोक और कलिंग राज्य के बीच में हुआ था। और ये तराई का ये जो आपका तराइन का दूसरी लड़ाई इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है, सेकंड लिख लेना। तराइन की जो दूसरी लड़ाई यहाँ पे लड़ी गई थी, ये आपकी 1192 में आपकी लड़ी गई थी, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में वहां पे हुई थी। और यहीं से क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत भी आपकी यहाँ पे हो गई थी। पानीपत का जो पहला युद्ध वहां पे हुआ था, ये आपका 1526 में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में आपका ये लड़ा गया था। खानवा का युद्ध में क्या बताओगे? 1527 ईस्वी में ये आपका लड़ा गया था, किनके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। बाबर और राणा सांगा के बीच में आपका खानवा का युद्ध वहां पे लड़ा गया था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध यहाँ पे हुआ था, ये आपका 1761 ईस्वी में आपका मराठा और अहमद शाह जो आपका अब्दाली वहां पे था, उनके बीच में आपका लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपका 1757 ईस्वी में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में वहां पे लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध यहाँ पे आपका आ जाता है, ये 1764 में अंग्रेज व मुगल नवाब के बीच में हुआ था। यानी क्या था, जो बक्सर युद्ध आपका 1764 में यहाँ पे हुआ था, ये अंग्रेज और जो आपका मुगल और जो नवाब हो गए, ये सारे मिलकर कहा ब्रिटिश जो आपके वहाँ शासन वहाँ पे चल रहा था, उनके खिलाफ आपका ये युद्ध वहाँ पे हुआ था। तो ये सारे वर्ष यहाँ पे याद कर लेना, क्यों वर्ष हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके ये बनते हैं वहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में आपका स्थित हो जाता है? हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित यहाँ पे हो जाता है? उत्तराखंड है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है। तो कौन से राज्य में आपका स्थित यहाँ पे हो जाएगा? तो हम कहेंगे जो आपका हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा है, ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित हो जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी क्या बताओगे? हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा उत्तराखंड का जो एक चमोली जिला है, कौन सा जिला है? आप कहोगे उत्तराखंड का जो वहां पे एक चमोली जिला में आपका स्थित यहाँ पे हो जाता है, जो कि आपका 4632 मीटर की ऊंचाई पे आपका स्थित गुरुद्वारा यहाँ पे आपका हो जाता है, जो कि गोविंद सिंह से जुड़ा हुआ आपका ये गुरुद्वारा आपका हो जाता है। तो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे हो जाएगा? उत्तराखंड के चमोली जिले में हो जाता है। ऊंचाई कितनी है? 4632 मीटर की हाइट पे स्थित गुरुद्वारा है आपका वहाँ पे। अब इसके बाद हमारे मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 5 क्वेश्चन मैथ के हमारे एग्जाम में आते हैं। मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल आपके नॉर्मल आते हैं। अगर आपकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वहां पे आती है तो 5 क्वेश्चन के आंसर आप बड़ी आसानी से वहां पे दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया जा रहा है, यदि y sin 45 cos 45 बराबर tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर आपका 30 अंश, तो बताओ y का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका त्रिकोणमिति का दिया जा रहा है, क्योंकि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आपका 3 क्वेश्चन अर्थमेटिक से बनते हैं, 2 क्वेश्चन एडवांस मैथ के वहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो इसका बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो y sin 45 cos 45 तो यहाँ दिया जा रहा है। देखो हम क्या बता सकते हैं, जो बताओ sin 45 हो गया, cos 45 का मान कितना हो गया? आप कहोगे 1/√2 यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे अगर हम पहले इधर का देख लें क्या हो जाएगा, y गुड़े 1/√2 गुड़े 1/√2, ये हमारा हो गया। ठीक है, हमसे इस y का मान आपसे पूछा जा रहा है, y का मान बताइए क्या हो जाएगा? बराबर क्या है? tan स्क्वायर 45। तो जो आपका tan 45 का मान कितना होता है? 1 का होता है। 1 का वर्ग भी अगर आप कर दोगे वह 1 ही वहां पे हो जाता है। यहाँ 1 लिख देंगे माइनस का। cos स्क्वायर आपका 30, तो cos 30 का मान क्या बताओगे? ये होता होगा √3/2 यहाँ पे हो जाता है। तो √3/2 का आप स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये हो जाएगा 3/4 हमारा हो जाता है। अब यहाँ पे जब 4 यहाँ पे इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा? 4 हमने एलसीएम लिया, 4 में 3 माइनस कर दिया, कितना हो गया? आप कहोगे 1/4 हमारा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जब ये √2 आप गुणा करो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? आप कहोगे y गुड़े 1/2 यहाँ पे हमारा हो गया, बराबर 1/4 ये दिया जा रहा है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2, ये आपका ऊपर वहां पहुंच जाएगा, 2/4 हो जाएगा। सॉल्व करो कितना आ जाएगा? 1/2 हो गया। यही 1/2 हमारा क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो सीधा सीधा आप क्या कह दोगे? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या कह दोगे? ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत अगर आपका 68 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का
अंतर का घन बता दो क्या वहां पे हो जाएगा। तो कैसे इसका आंसर आप यहाँ पे दोगे? देखो सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, जो अगली संख्या आती है उसमें क्या होता है, एक एक नंबर गैप वहां पे हमारा होता जाता है। तो अगर हम पहले ये लिख लेते हैं, और औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या हमारी क्या हो जाती है, औसत आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो अगर हम ये मान लें 6 क्रमागत संख्या हमारी कितनी यहाँ पे हो गई, अगर पहली क्रमागत संख्या आपने कहा कि हम अगर n यहाँ पे ले लेते हैं, तो अगली क्या हो जाएगी आपको, n+2 हो जाएगी, फिर क्या होगी n+4 हो जाएगी, फिर n+6 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी n+8 हो गई, फिर n+10 आपकी होगी। कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 हमारी हो गई। ठीक है, ये हमने मान लिया सबसे हमारी 6 संख्या होगी। अब सवाल में क्या पूछा गया कि जो सबसे छोटी संख्या है और जो सबसे बड़ी संख्या है, इन दोनों के बीच का अंतर लेना है और उसका क्या करना है, उसका हमें घन करना है, उसका क्यूब यहाँ पे करना है, तो वो आंसर आ जाएगा। अब देखो सब इनका औसत क्या यहाँ पे होता है, सबसे पहले ये बताओ औसत यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग बताओ, अगर औसत आपका 68 है, योग कितना हो जाएगा, तो योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे पदों की संख्या। तो 68 और गुणे पदों की संख्या 6 है, तो योग कितना कर दो, इन जो आप 68 गुणे यहाँ पे 6 करोगे कितना आ जाएगा, आप सीधा सीधा क्या कह दोगे, ये 408 हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। अब देखो सबसे पहले क्या करो, अब ये तो हमारा योग हो गया, अब ये योग किसके बराबर आएगा, ये जो हमारी 6 संख्याएं दी जा रही इनके बराबर यहाँ पे हो जाएगा। तो इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, n+2 n+4, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ सबसे पहले 6n हमारा ये हो गया, कितना 6n हो गया। अब यहाँ पे आओ 2 है, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 हो गया, यानी +30। ये बराबर किसके दिया गया, 408 के बराबर हमारा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे 6n बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 408 और माइनस का क्या हो जाएगा, ये 30 आप यहाँ पे माइनस कर दोगे। तो जैसे आपको ये 30 यहाँ पे माइनस करोगे कितना आ जाएगा, आप कह दोगे ये 30 जब यहाँ पे माइनस करोगे 378 हमारा निकल के आ गया। तो n बराबर कितना आपका हो जाएगा, कहोगे 378 बटे आप यहाँ पे 6 आप करो, कितना 378 बटे 6 करोगे, काटो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, यानी हमें मिल गया n का मान कितना मिल गया, 63। तो सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी आ गई, कह रहे हो 63 हो गई, और बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 63 में 10 आप जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 63 और 10 जोड़ो कितना हो जाएगा आपने कहा 73। तो हमसे यही पूछा गया है कि 63 और 73 का जो अंतर आएगा उसका आप घन कर दो। हम यहाँ देख रहे हैं अंतर कितना दोनों के बीच, 10 का अंतर है। तो यही जो आपका 10 है इसका आप क्या करोगे, घन यहाँ पे कर दोगे, मतलब हुआ 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1000 यहाँ पे हो गया। यही 1000 हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर सीधा सीधा यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा सवाल में दिया जा रहा है वैसे आप लगाते चलिए, आपके इनके आंसर सीधा ही सीधा आपको देखने को वहां पे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो आपको जयपुर जडारो में पूछा गया, अच्छा ये बताओ एक वस्तु के अंकित मूल्य 15%, 20% और 18% तीन क्रमिक छूट देने के बाद उसे अगर 2230 में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए क्या होगा। तो ये सवाल देखो ऐसे सवाल होते हैं कि वो कैलकुलेशन वाले। देखो सवाल में क्या दिया गया, हमने माना कि वस्तु का अंकित मूल्य हमारा x रुपए यहाँ पे था, तो पहली छूट हमने दी 15% की, हम यहाँ पे लिख दिया कितना 85 बटे आपने 100 लिख दिया, 100 में 15 माइनस किया 85 बटे 100 लिख दिया। अगली छूट 20% की है, हम यहाँ पे सीधा 80 बटे आपका ये 100 कर दिया गया। फिर अगली छूट हमारी 18% है, 100 में हम 18 माइनस करें कितना लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 82 बटे 100 आपने लिख दिया। ये जो सारा डिस्काउंट हमने यहाँ पे दिया किसके बराबर आ गया है, 2230, 2230 के बराबर आपका आ गया। बस इसी x का मान निकालना है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, x बराबर हमारा हो गया 2230 गुणे ये तीनों 100 आपके ऊपर आ जाएंगे, 100 कहां पे हो जाएंगे हमारे ऊपर यहाँ पे हो गए, और बटे में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे हो गया 85 गुणे 80 गुणे 82। अब इसे सॉल्व करोगे आपका सीधा सीधा आंसर वहां पे निकल के आ जाएगा। क्योंकि मैथ के वहां पे देखो ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं, इनको कैलकुलेशन काफी ज्यादा टाइम भी आपका वहां पे लग जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं, इसको आपको बाद में वहां पे सॉल्व आपको वहां पे करना है, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट वहां पे ना हो। इसको तो जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे कितना निकल के आएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यानी जब सारी संख्या वहां पे काटोगे 82 से हो जाएगा, इनको गुणा करोगे, ये टोटल दोस्तों जब इसकी वैल्यू निकल के आएगी 3999.2
0.2826% लगभग निकल के आएगी दोस्तों। ये वहां पे कितना 3999 आपका 0.2826 लगभग आएगी संख्या वहां पे। तो ये जो आपका ये लगभग किसके बराबर हम लोग देख रहे हैं, ये लगभग दोस्तों आपका 4000 के बराबर यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आप क्या कह दोगे, इसका राइट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन ए, यानी 4000 यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो ऐसे सवाल दोस्तों जो आपके कैलकुलेशन वहां पे आते हैं, इनको आपको बाद में वहां पे सॉल्व करना है, बाद में सॉल्व करना, ताकि आपका टाइम भी काफी ज्यादा वहां पे आपका बच सके। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया जा रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, आर क्या मान दिया गया 3 पॉइंट ये सेंटीमीटर में है, और तिर्यक ऊंचाई ये आपको यहाँ मीटर में, तिर्यक ऊंचाई को कैसे लिखते हैं, इसको हम एल के द्वारा आपका ये लिखा जाता है। तो इसका पार्श्व क्षेत्रफल बताओ क्या होता है, क्या पूछा जा रहा है, इसका बताना है पार्श्व क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। पाई का मान आपको कितना रखना, 22/7। तो दोस्तों जो आपका पार्श्व क्षेत्रफल होता है, इसका फार्मूला क्या हमारा होता है, ये होता है पाई आर एल, यहाँ पे हमारा हो जाता है। तो पाई का मान सीधा सीधा हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 22/7 ही रख देंगे, पाई बराबर मान आपका ये दिया गया है। अब इसके बाद त्रिज्या क्या है हमारी, देखो आर, दो यहाँ पे आंसर हम देख रहे हैं सारे सेंटीमीटर हमारे दिए जा रहे हैं, तो सारी संख्याओं को हम क्या करें सेंटीमीटर में, आपको चेंज भी यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे त्रिज्या चलो ठीक है, ये सेंटीमीटर में दिया गया, तो हमने यहाँ सीधा लिख दिया 3.5 यहाँ पे आपने लिख दिया। इसके बाद जो आपके तिर्यक ऊंचाई थी, ये आपका मीटर में यहाँ पे दिया गया है। तो हमें पता है मीटर को अगर आप सेंटीमीटर वहां पे चेंज करोगे, तो इसे कितने, ये आपको वहां पे गुणा करना वहां पड़ जाएगा। तो ये आप क्या कर लोगे, गुणा वहां पे कर दो। इसके बाद क्या होगा, आपका एल का मान यहाँ पे आपको रख देना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 0.21 मीटर है, इसे सेंटीमीटर बदलेंगे, ये हमारा 21 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। हमें 100 से गुणा वहां पे करना पड़ेगा। तो जहां पे एल है वहां पे कितना रख देंगे, 21 सेंटीमीटर यहाँ पे रख देंगे। देखो दशमलव से आप चाहो ये दशमलव यहाँ पे हटा दोगे, 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा। यहाँ काटा 7 पना 35 हो गया, 5 से काटो क्या 5 दूना 10 हुआ, 2 से काटा 11 हुआ, 11 गुणे आप 21 यहाँ पे कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 231 यहाँ पे निकल के आ जाए। कितना आ गया 231। तो हम क्या कह देंगे, उसका पार्श्व क्षेत्रफल कितना हो गया 231 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हमारा सीधा सीधा देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, देखो cos 0 cos 1 cos 2 cos 3 डॉट डॉट, यानी cos 90, यहाँ हमारा 90 तक दिया गया, का मान बताओ क्या हो जाएगा। देखो एक चीज आपको ये पता होगा कि जैसे कोई संख्या हमारा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे हम लिखते जाए, अगर कहीं भी हमारा एक संख्या कहीं जीरो से अगर हमारी गुणा वहां पे हो गई, अगर जीरो से कहीं भी संख्या आपकी गुणा हुई, तो पूरा मान हमारा क्या हो जाएगा, जीरो आपका हो जाता है। तो हमें ये पता है कि जो आपका ये cos 90 अंश यहाँ दिया जा रहा है, क्या cos 90, तो cos 90 का मान क्या होता है आपका जीरो हो गया। तो अगर किसी भी संख्या को आप जीरो से एक बार गुणा वहां पे कर दिए, तो पूरा वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी, वो जीरो ही वहां पे हो जाती है। तो ऑप्शन सी सीधा सीधा राइट आंसर आप यहाँ पे कह दो, क्या कह दोगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। दानापुर जडारो में ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपका वहां पे पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ से फिजिक्स क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, और फिजिक्स के हमारे 5 क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, तेल की बत्ती का ऊपर उठना किस कारण होता है, तेल की बत्ती का ऊपर उठना किस कारण होता है, तेल की घनत्व, तेल का श्यानता, कोशिका की क्रिया, या तेल का दबाव, किसकी वजह से यहाँ पे आपका होता है। तो भाई कैसा होता है, ये केशिका की ही क्रिया तो होती है, इसके बारे में बहुत ज्यादा फिजिक्स वहां पढ़े होंगे। तो क्या कह दोगे, केशिका की हो जाती है आपका राइट आंसर। यानी तेल की बत्ती में जो तेल आपका ऊपर वहां पे चढ़ता है, क्योंकि क्या होता है आपकी जो केशिका क्रिया होती है वो वहां पे आपकी होती है। तो क्या बता दोगे, केशिका क्रिया हमारी राइट आंसर आपकी यहाँ पे हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, टीवी के ऑडियो, जो आपका टीवी हम लोग घर में यूज करते हैं, वहां पे जो आपका ऑडियो सिग्नल को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। जो उसका ऑडियो सिग्नल होता है उसको क्या कहा जाएगा। यहाँ पहला ऑप्शन आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर दिया गया, फ्रीक्वेंसी आपका मॉड्यूलेटर दिया गया, आपका अनमॉड्यूलेटर दिया गया, और वेलोसिटी आपका मॉड्यूलेटर यहाँ पे दिया है। तो टीवी की जो ऑडियो सिग्नल होती है, यानी जहाँ से आपकी आवाज़ वहाँ पे आती है, जो उसकी सिग्नल वहाँ पे होती है, उसको क्या कहा जाता है,
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट आपको यहाँ पे कहा जाता है। क्या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट आपका कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसे आपका एफएम देखा होगा, एफएम के नाम से आपका वहाँ पे लिखा जाता है। अब यहीं पे एक आपका ऑडियो जैक अगर पूछा जाता है, वहाँ पे आपका एएम लिखा वहाँ पे रहता है। लेकिन पूछा क्या जाता है वो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट का क्या लिख देंगे हम लोग, एफएम आपका यहाँ पे लिख देते हैं। और जो आपका वीडियो मॉड्यूलेट वहाँ पे होता है उसको क्या शॉर्ट फॉर्म होता है, एएम यहाँ पे हमारा हो जाता है। तो क्या कह दोगे, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से एक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपको ये परमाणु रिएक्टर यहाँ पे होते हैं ना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया कि प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा कहाँ पे है, ये जीके में क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से एक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। कोयला है, यूरेनियम है, रेडियम है, डीजल है। तो ईंधन के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, आप कहोगे सर हम ईंधन के रूप में यूरेनियम का यूज वहां पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा यूरेनियम, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 आपका ईंधन के रूप में आपका ये आपका प्रयोग वहां पे किया जाता है। अब यहाँ पे अगर परमाणु रिएक्टर की बात यहाँ पे हो रही है तो एक परमाणु रिएक्टर ये आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए, जो कि आपका है तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र याद करना इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे हो जाता है। ये भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र आपका यहाँ पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा आपको वहां पे हो जाएगा, किसका नाम बताओगे, तारापुर का बताओगे। कब इसकी स्थापना हुई थी, आप कहोगे 1969 में इसकी स्थापना वहां पे आपकी हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर कौन सा वहां पे हो जाता है, तो किसका नाम बताओगे, यहां पे लिख लेना सबसे बड़ा भी कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र, ये सबसे बड़ा हो जाए। कौन से राज्य में हो जाएगा, ये आपका तमिलनाडु राज्य में हो जाएगा। तारापुर कौन से राज्य में है, तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम कहाँ पे है, तमिलनाडु यहाँ पे आपका हो जाता है। ये आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके हो जाते हैं। वैसे सेम आपका ये पूछा जा सकता है, जो आप बताओ रावत भाटा, सीधा क्वेश्चन क्या पूछेगा, रावत भाटा जो परमाणु विद्युत संयंत्र है ये कौन से राज्य में आपका स्थित है, तो इसका राज्य कौन से बता दोगे, आप कहोगे राजस्थान में। एक और नोट करना यहाँ पे, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र ये कहाँ पे बताओगे, ये हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। एक और यहाँ पे नोट कर लेना, क्या, काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र ये कहाँ पे हो जाएगा, ये कहोगे आप गुजरात राज्य में। कहाँ पे, गुजरात राज्य में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो आपके ये हो जाते हैं। अगर पहला पूछेगा तारापुर को बताना है, सबसे बड़ा पूछता है आपको कुडनकुलम परमाणु बताना है, और ये कहाँ पे हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा, ये महाराष्ट्र राज्य में है। रावत भाटा आपका राजस्थान में है। कैगा कहाँ पे हो जाएगा, कैगा आपका कर्नाटक राज्य में। काकरापारा गुजरात राज्य में आपका यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ तरल की घनत्व इकाई, देखो फिजिक्स में आप जो आपकी इकाइयां वहां पे होती वो अच्छे से तैयार करके जाना। फिलहाल इसमें पूछा गया तरल की घनत्व जब गर्म की जाती है क्या होती है, तो जाहिर सी बात है अगर किसी चीज को आप गर्म करोगे क्या होगा, उसका आयतन बढ़ेगा। अगर उसका आयतन वहां पे बढ़ जाता है तो आयतन अगर बढ़ गया तो घनत्व क्या हो जाएगा, अगर आयतन बढ़ गया घनत्व ऑलरेडी आपका कम हो जाएगा। तो क्या कहोगे, घनत्व बढ़ेगा वो। अगर तरल की घनत्व जब अगर किसी चीज को गर्म करोगे घनत्व क्या हो जाएगा, हम कहेंगे घट जाती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। जाहिर सी बात है किसी चीज को आपने गर्म किया, आकार बढ़ा, उसका आयतन बढ़ा, तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम, आपका सीधा सीधा वहां पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, रेलवे में दो रेलों के यानी रेलवे ट्रैक में दो रेलों को अंत से अंत जोड़ा जाता है लेकिन उनके बीच गैप छोड़ा था, क्योंकि जैसे कोई यार रेल की पटरी आपने देखा होगा कहीं ना कहीं आपके ये ज्वाइंट यहाँ पे लगे रहते, ज्वाइंट लगे रहते, और बीच में क्या होता है कुछ एरिया यहाँ पे आपको छोड़ दिया जाता है। तो यही पूछा जा रहा है ये एरिया आखिर किस वजह से आपका वहां पे छोड़ा था। दोस्तों होता क्या है ना कि जब यहाँ पे गर्मी होती, गर्मियों का मौसम वहां पे होता है, अगर ये बीच में आपका स्पेस ना छोड़ा जाए, यानी अगर सीधी यहाँ बना दी जाए, तो ये पटरी अगर यहाँ बढ़ती है तो हल्की मान लो ये टेढ़ी यहाँ पे होगी, क्या होगी,
हल्की सी टेढ़ी होगी, तो ये रेल जब वहां पे जाती है इससे क्या होगा, कोई ना कोई दुर्घटना भी वहां पे हो सकती है। इसी वजह से क्या होता है, बीच में हल्का सा आपका स्पेस यहाँ पे हमेशा दो रेल पटरियों में छोड़ जाता है। इस बार कभी वहां पे ज़रा ध्यान से देखना कि जब जहाँ पे रेल पटरियों ज्वाइंटर होता है वहां पे हल्का स्पेस आपको हमेशा छोड़ दिया जाता है। तो हम लोग इसका राइट आंसर क्या कह देंगे, ये होता दोस्तों, गर्मी में विस्तार से दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर सीधा सीधा आप यहां पे बता देंगे। अगला क्वेश्चन आता है, जिन पदार्थों का आपका इग्निशन तापमान बहुत कम होता है और जो लो से आसानी से आग पकड़ लेते हैं, उन पदार्थों को क्या वहां पे कहा जाता है। जैसे आप देखा होगा, जैसे पेट्रोल हो गया, या फिर जैसे आप देखा होगा जो आपके एलपीजी गैस वहां पे होती है, उनमें क्या हो, तुरंत आग वहां पकड़ लेती है। अब यही चीज हमसे पूछा जा रहा है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, ये पूछा जा रहा है कि हेजाइट्स कहेंगे, आपका पेरिलस कहेंगे, आपका इनकॉम्बिस्टल कहेंगे, आपका इनफ्लेमेबल कहेंगे वहां पे। तो क्या कहा जाता है, आप कहोगे इनफ्लेमेबल वहां पे कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। जैसे अभी एग्जांपल मैंने बताया, जैसे पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, इनको क्या कहा जाता है, इनफ्लेमेबल कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो, तुरंत ही आपकी आग वहां पे पकड़ लेती है। और ये क्वेश्चन आपका जयपुर जडारो में आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया जा रहा है, ये बताओ एसिटिक एसिड निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम वहां पे हो जाता है। एसिड अच्छे से तैयार करके जाना, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ बनता है आपका। यहाँ से केमिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हमारे एग्जाम में वहां पूछे जाते हैं। तो एसिटिक एसिड निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है, सिरका है, बेकिंग सोडा है, कॉपर सल्फेट है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो किसका हमसे पूछा जा रहा है, ये पूछा गया है आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हम लोग क्या कहते हैं, सिरका ही तो आपका कहा जाता है। और सिरका का रासायनिक सूत्र क्या बताओ, जो सी यहाँ पे नोट कर लेना, जो आपका एसिटिक एसिड है क्या हो जाएगा, आपका जो एसिटिक एसिड यहाँ पे दिया जा रहा है, इसको आपका CH3COH ये आपका यहाँ पे लिखा जाता है। वैसे दोस्तों सेम ऐसे आपका जो साइट्रिक अम्ल भी एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीधा सीधा क्या पूछेगा, एसिटिक जो एसिड आपका हो गया, ये होता है एसिटिक एसिड को आपको सिरका का ये दूसरा नाम वहां पे आपका हो जाता है। अब क्वेश्चन कभी अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि अच्छा ये बताओ, जो आपका साइट्रिक, अगर आपसे साइट्रिक अम्ल पूछ ले, साइट्रिक अम्ल, तो ये किसमें होता है, साइट्रिक अम्ल जैसे खट्टे फल होते हैं, नींबू आपका हो गया, उसमें नींबू में क्या होता है आपका साइट्रिक अम्ल, तो यहाँ पे होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या बताओगे, ये हो जाएगा आपका C6H8O7। ये किसमें आपका होता है, जैसे आपका क्या बताया, आपका नींबू हो गया, नींबू का रस हो गया, या फिर दोस्तों जैसे आपका संतरा हो गया, इनमें क्या होता है आपका साइट्रिक अम्ल यहाँ पे होता है। एक सेम ऐसे ही आपका क्या होता है, आपका फास्फोरिक अम्ल भी होता है। क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल आपका ये आपका यहाँ पे हो जाता है। इसका क्या कैसे लिखते हैं, H3PO4 आपका होता है। जैसे आपके कोल पेय हो गए, जैसे उर्वरक हो गए या डिटर्जेंट हो जाते हैं, उसमें कौन सा अम्ल होता है, फास्फोरिक अम्ल वहां पे होता है। सेम ऐसे दोस्तों आपका जैसे फार्मिक अम्ल एक होता है, क्या होता है, फार्मिक, एक क्या हुआ आपका दोस्तों, फार्मिक अम्ल होगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या लिखा, HCOH होता है। जैसे जो चींटी का डंक होता है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये बताओ जो चींटी का डंक होता है, यानी जो हमें कोई चींटी वहां पे काटती, जो हमें तीखापन वहां महसूस होता है, यानी हमें झलझलाहट महसूस होती है, उसका रीजन क्या होता है। तो चींटी के डंक में आप क्या होता है, फार्मिक अम्ल वहां पे आपका पाया जाता है। एक ऐसे आपका एक होता है कार्बोनिक अम्ल, क्या होता है आपका, कार्बोनिक अम्ल होता है। कार्बोनिक अम्ल आपका यहाँ पे होता है, कैसे लिखते हैं इसे, आपका H2CO3 यहाँ पे होता है। जैसे जो आपका सोडा वाटर आज मान देखा होगा कि जो वहाँ दुकानों में सोडा वाटर आपका बिकता है, तो सोडा वाटर क्या होता है आपका, एक प्रकार का कार्बोनिक अम्ल ही वहाँ पे आपका होता है। सेम ऐसे एक अम्ल और होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टिक अम्ल। क्या कहा जाता है आपका, ये लैक्टिक अम्ल यहाँ पे कहा जाता है। कैसे लिखते हैं इसे, आपका C3H6O3 आपका आता है। यानी ये दूध हो गया, यानी जैसे दही हो गया, दूध में होता है, तो होता नहीं, उसमें पूछा था कौन सा अम्ल वहां पाया जाता है, कि ये क्वेश्चन पूछा कि दही होती है हमारी, दही में कौन सा अम्ल वहां पे आपका होता है, तो उसमें क्या बताओगे, लैक्टिक अम्ल वहां पे आपका हो जाता है। तो ये देखो कुछ अम्ल यहाँ पे होते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अम्ल आप तैयार करना, चाहे साइट्रिक अम्ल पूछे, फास्फोरिक अम्ल पूछे, फार्मिक अम्ल पूछे, या कार्बोनिक अम्ल पूछ ले, या लैक्टिक अम्ल पूछ ले, इनके रासायनिक सूत्र पता होने चाहिए, ये किस में पाए जाते हैं ये आपको पता वहां पे होना चाहिए। ये तो आपने कई बार देखा ही होगा फार्मिक अम्ल वाला, कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये पूछा जा चुका है।
अगला क्वेश्चन आता है कि जो सापेक्षता का सिद्धांत है ये किसने विकसित वहां पे किया था? कौन सा सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया? आइजैक न्यूटन है, चार्ल्स डार्विन है, मैरी क्यूरी है या अल्बर्ट आइंस्टीन है? तो पूछा गया सापेक्षता का सिद्धांत है। कुछ आपके सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं जो अक्सर वहां पूछ लिए जाते हैं। तो हमसे पूछा गया सापेक्षता का सिद्धांत किसने वहां विकसित किया? तो किसका नाम बताओगे? अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम बता देना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। जैसे हम देखा होगा ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पेपर में आते हैं कि अगर आपसे ये पूछा गया, अच्छा एक हमें ये बताओ कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी सीधा सीधा ये पूछेगा आपसे गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण का नियम बताओ किसने वहां पे दिया? तो ये नियम किसने दिया, किसका नाम बता दोगे? आप कहोगे सर हम बताएंगे आइजैक न्यूटन का नाम आप बता देंगे। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया, जैसे हमने सापेक्षता सिद्धांत यहाँ पे देख लिया, या अगर आपसे ये पूछ ले कि जो आपका परमाणु सिद्धांत है, कौन सा परमाणु सिद्धांत है, ये बताओ जो आपका परमाणु सिद्धांत है ये किसने वहां पे दिया? तो परमाणु सिद्धांत में क्या बताओगे किसने वहां पे दिया? तो परमाणु सिद्धांत में वैज्ञानिक का नाम बताओगे क्या? अल्बर्ट आइंस्टीन। किसका नाम बता दोगे यहाँ पे? अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपको पता वहां पे होना चाहिए। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ जो कोशिका सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत, ये बताओ कोशिका सिद्धांत ये किसने वहां पे दिया? कोशिका सिद्धांत। तो यहाँ पे किसका नाम बताओगे? वैज्ञानिक का नाम। यहाँ वैज्ञानिक का नाम हम बताएंगे मैथियास। क्या हो जाएगा? मैथियास स्लाइडेन। मैथियास स्लाइडेन का नाम आपको यहाँ पे बता देना। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया, अच्छा ये बताओ जो आपका आनुवांशिकता 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 का नियम जो आपका था, आनुवांशिकता का नियम ये किसने वहां पे दिया था? तो किसका नाम बता दोगे? यहाँ पे आप कहोगे सर हम कहेंगे ग्रेगर मेंडल। किसका नाम कह दोगे? ग्रेगर मेंडल का नाम बता देना। अगर कभी आपसे ये अगर पूछ लिया गया कि जो आपका क्वांटम सिद्धांत बता दो, ये सिद्धांत किसने वहां पे आपका दिया था? तो यहाँ पे किसका नाम बताओगे? आप कहोगे सर हम बताएंगे मैक्स प्लॉन्क का नाम। किसका? मैक्स प्लॉन्क का नाम आप यहाँ बता दें। यानी कुछ ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत हो जाते हैं जहाँ पे आप देखोगे कहीं ना कहीं अगर आप तैयारी कर रहे हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहाँ पे करो, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे वो एग्जाम में वहाँ पे कई बार देखे वहाँ पे होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे आपके जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करते हुए वहाँ पे चलना है। अगला क्वेश्चन आता है जो कांस्य मिश्र धातु के मुख्य घटक, यानी जो आपके मिश्र धातुएं वहां पे होती हैं, यह पूछा था ये जो मिश्र धातु है इसमें किस किस का घटक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमसे पूछा गया जो कांस्य मिश्र धातु के मुख्य घटक क्या है वहां पे, तो इसके मुख्य घटक आप यहाँ पे क्या कह दोगे? जो आपका ये कांस्य होता है ये आपका तांबा और टिन का मिश्रण यहाँ पे होता है। तो हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। जैसे कि अगर जैसे आपने देखा हो इस्पात का अगर पूछा जाए, किसका? इस्पात का अगर पूछ ले, इसमें क्या होता है? यहाँ पे आप कहोगे लोहा हो गया और आपका कार्बन हो गया। लोहा और कार्बन का मिश्रण आपका यहाँ पे हो जाता है। जैसे कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा हमें ये बताओ आपका जो स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस आपका ये स्टील होता है, अब ये बताओ इसमें किसका मिश्रण यहाँ पे होता है? तो ये भी आप क्या बताओ? यहाँ भी आपका लोहा आपका क्या हो जाएगा? स्टेनलेस लोहा हो जाएगा, और लोहा के साथ क्या हो जाएगा? क्रोमियम। और क्या आपका हो जाएगा? लोहा हो जाएगा और आपका क्रोमियम यहाँ पे आपका हो जाता है। अब इसके साथ अगर क्वेश्चन कभी आपसे ये पूछ लिया जाए, एक ये बताओ जो पीतल आपका होता है, क्या? पीतल, ये किसका मिश्रण यहाँ पे होता है? तो हम कहेंगे इसमें आपका तांबा जैसे हो गया और आपका जिंक हो गया। तांबा और जिंक का मिश्रण यहाँ पे आपका होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा, बोलेगा पीतल हो गया, पीतल में किस किस के संघटक वहां पे हो जाते हैं, किस किस के मान लो घटक यहाँ पे हो जाते हैं, क्या बताओ? ये सारे नाम आपको यहाँ पता होने चाहिए। जैसे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक बताओ हमारा जो गन मेटल हो गया, क्या हो गया? गन मेटल। गन मेटल में किसके घटक यहाँ पे हो जाते हैं? आप एक कहोगे तांबा, तांबा के बाद टिन आपका यहाँ पे हो जाता है। अब ये जो आपका गन मेटल होता है कहाँ पे यूज आपका होता है? तांबा, यहाँ पे लिखा तांबा हो गया, टिन हो गया, एक इसमें जिंक भी लिख लेना, यानी क्या हो जाएगा? जिंक आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये गन मेटल का यूज कहाँ पे होता है? जो आपके बंदूकें बनती थी इसी के आपके बनती है, जो बंदूकें जो पुर्जे आपके बनाए जाते हैं गन मेटल के ही वहाँ पे बनाए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट और लिखना जो आपका शोल्डर होता है,
शोल्डर होता है, शोल्डर पूछ सकता है, या शोल्डर जगह आपसे टांका लिखा हुआ भी एग्जाम में आ सकता है। इनका अगर आपसे पूछ ले तो ये किसका मिश्रण हो जाएगा, आप कहोगे एक तो लिखोगे यहाँ शीशा लिख दोगे, शीशा के बाद यहाँ पे आप टिन यहाँ पे लिख देना। यानी ये कुछ आपके आपके मिश्र धातुएं वहाँ पे हो जाती है। अब इनके क्या क्या घटक हैं, क्योंकि घटक आप तैयार करना कि अगर एग्जाम में आता तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका छूटने वहाँ पे ना पाए। अब ये बताओ CaOCl2 का सामान्य नाम, यानी जो आपके सामान्य नाम है ये अच्छे से तैयार करना। जैसे ये क्वेश्चन आपका दानापुर जडाउन में क्या पूछा गया, CaOCl2 किसका सामान्य नाम वहां पे हो जाता है, तो हम क्या बताएंगे, ब्लीचिंग पाउडर का बताएं। किसका हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर के बाद देखो, अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो ये बताओ NaHCO3, NaCO3 आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ये किसका हो जाएगा, ये कहोगे आपका बेकिंग पाउडर, यानी कि आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यहाँ पे हो जाता है। NaHCO3 दिया गया, ये आपका बेकिंग सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका यहाँ पे हो जाता है। वैसे दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ Na2CO3 अगर पूछा जाए, जो कि वॉशिंग सोडा के नाम से हम लोग इसे वहाँ पे जानते हैं, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट आपका हो गया। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए NaOH आपसे पूछ लिया जाए, ये क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से हम लोग जानते हैं। वैसे सेम आपका एक आधे से KaOH का पूछ लिया जाए, ये क्या हो जाएगा आपका, ये कास्टिक पोटास होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से आपका जाना जाता है। यानी ऐसे ही आपका एक आता है ग्रीन विट्रियोल भी आपका होता है, यानी कि अगर आपसे FeSO4 इंटू 7H2 ये आपसे पूछा जाए, इसको हम ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं, फेरस सल्फेट आपका ये वहाँ पे बोला जाता है। एक इंपॉर्टेंट आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस भी वहाँ पे होता है, जिसे CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये क्या हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से वहाँ पे जाना जाता है। एक सीधा जिप्सम भी इंपॉर्टेंट आपका होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट आपका यहाँ पे हो जाता है। एक आपका इंपॉर्टेंट हाइपो भी है, यानी Na2H2O3 इंटू 5H2O, ये क्या होता है, इसको हाइपो बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट आपका बोला जाता है। यानी ये कुछ आपके नाम वहाँ पे दिए गए हैं, ये ज़्यादातर यही क्वेश्चन आपके रिपीट वहाँ पे हुआ करते हैं। तो एक बार ये सारे यहाँ पे नाम नोट करिएगा, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको सीधे सीधे वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगला आता है आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों की समान विशेषता क्या है। दोस्तों जो आपकी आवर्त सारणी है, इसके कुछ बेसिक चीजें आपको वहां पता होने चाहिए, क्योंकि बेसिक चीजें अगर आपको पता है, इनके आंसर जो आपसे कुछ भी वहां पूछा जाएगा तो आप उनके आंसर वहां पे दे सकते हैं। फिलहाल हमसे पूछा गया है आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों की समान विशेषता वहां पे क्या हो जाती है, तो समान विशेषता आप यहाँ पे क्या कह दोगे, ये सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। समान विशेषता क्या हो जाएगी, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। दो आवर्त सारणी से कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, जो कि अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछे जा सकते हैं। जैसे आवर्त सारणी में एक आपको ये पता वहां पे होना चाहिए कि इसमें कुल तत्वों की संख्या कितनी वहां पे है। अगर क्वेश्चन पूछा गया आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या बताओ कितनी हो जाती है, तो आप क्या कहोगे, वर्तमान में हो जाएंगे 118 तत्व यहाँ पे आपके हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और ये नोट करना कि अगर कभी आपसे पूछा गया इसमें आपके धातु तत्व अगर पूछा जाए, तो आप 90 यहाँ बता देना। अगर यहाँ पे कभी अगर आपसे अधातु पूछ लिया जाए, अधातु तत्व पूछ लिया जाए, तो क्या बताओगे आप 21 यहाँ बता देना। अगर आपसे उपधातु यहाँ पूछ लिया जाए, ये क्या बता दो यहाँ पे 7 बता देना। अब ये 7 उपधातु नाम भी नोट कर लेना, एग्जाम में पूछे जा सकते। ये सारे क्या हो जाएंगे आपके उपधातुएं, मैं यहाँ पे आपके नोट करा रहा हूँ। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में बताओ उपधातु कौन सी हो जाती है, तो यही 7 उपधातु आपके पेपर में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो ये आप अच्छे से तैयार करना। अगर एग्जाम में आएगा कि ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से धातु है, तो इन्हीं 7 में एक नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहाँ बताओ कि आवर्तों की संख्या क्या वहां पे होती है, तो आवर्त क्या बताओगे, आप बताओगे 7 बता देना। अगर आपसे समूहों की संख्या पूछ ली जाती है कि समूहों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप क्या कहो 18 यहाँ पे कह दोगे। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया गया सबसे हल्का तत्व क्या हो जाएगा, किसका नाम बताओगे, आप बताओगे हाइड्रोजन का नाम यहाँ पे आप
बता देना, किसका, हाइड्रोजन का नाम बता देना। और वहीं पे अगर सबसे आपका भारी पूछ लिया जाए, सबसे भारी तत्व तो कौन सा हो जाएगा, तो किसका नाम बताओगे? अगर भारी अगर आपसे पूछा गया तो यहाँ पे नाम बताओगे ओगानेशन, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ओजी। यहाँ परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 118 आपका यहाँ पे आपका हो जाता है। यानी कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि कुछ भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका सीधा सीधा आंसर वहां पे आप दे पाओ। अगला क्वेश्चन ये दिया जा रहा है कि खुले में छोड़े गए लोहे पर बनी भूरी परत को क्या कहा जाता है। जैसे अगर आपने लोहा कहीं बाहर वहां पे छोड़ देते हो तो उसका जो भूरा कलर वहां पे हो जाता है, उसका रीजन क्या वहां पे होता है, हम लोग कहते नहीं भाई उसमें जंग लग गया है, यानी क्या रस्ट वहां पे लग गई है, तो जंग ही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। और जो आपको ये जंग होता है, जंग का फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाता है कि जंग का सूत्र क्या होता है, तो जंग का सूत्र क्या बताओगे, सीधा सीधा Fe2O3 इंटू NH2O। आपका ये क्या हो जाएगा, जंग का सूत्र आपका यहाँ पे हो जाता है। ये सूत्र भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसे पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है, जिंक को, फास्फोरस को, सल्फर को, ऑक्सीजन को, कि किसे हम पीट पीट के पतली चादर वहां बना सकते हैं जिससे कि आपका आघात वर्धनीयता के नाम से आपका वहां पे जाना जाता है। तो इनमें से आपका जिंक यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या हो जाएगा, जिंक आपका यहाँ पे हो जाता है। जैसे आपका जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, आपका जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड आपका हो गया, उनको पीट पीट के हम लोग क्या, यानी पतली चादर के रूप में आपका बनाया जा सकता है। तो फिलहाल इसमें आपका जिंक ही ऐसा दिया जा रहा है। अगर यहीं पे गोल्ड होता तब भी हमारा आंसर होता, चांदी होता वो हमारा आंसर हो सकता है। तो जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उनको हम पीट पीट के चादर जैसा वहां पे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया जा रहा है कि ऑक्सीजन अणु है, बताओ मोनो एटॉमिक है, आपका डायटॉमिक है, या आपका ट्राइटॉमिक है, या आपका पॉली एटॉमिक हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अणु क्या वहां पे होता है, तो क्या कहेंगे हम, आप कहोगे ये हो जाएगा डायटॉमिक हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अगर ऑक्सीजन की हम लोग बात करें, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो अगर ये कभी क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताओ आवर्त सारणी में कौन सा तत्व यहाँ पे हो जाएगा, आप कहोगे 8वां तत्व वहां पे आपका हो जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा वहां पे की गई थी, तो वैज्ञानिक कौन बताओगे यहाँ पे, जोसेफ का नाम बता दो, किसका, जोसेफ प्रिस्टले ये वैज्ञानिक का नाम हो जाता है। कब इसकी खोज की गई थी, 1774 इसमें इसकी खोज वहां पे की गई थी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंटेज वहां पे है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन परसेंटेज क्या बताओगे, 21% यहाँ पे पाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ जो पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्व, यानी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा मात्रा में क्या चीज वहां पाई जाती है, जो आपका भू प्रॉपर्टी पृथ्वी की वहां पे होती है, तब भी आप ऑक्सीजन का नाम बताते हैं। लगभग कितनी वहां पे है, आपको 46 से लेके 50% आपके यहाँ पे हो जाती है। यानी जो पृथ्वी का क्रस्ट वहां पे होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा पृथ्वी के क्रस्ट में ऑक्सीजन की मात्रा का परसेंटेज क्या वहां पे हो जाता है, तो ये वैल्यू आपको वहां पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है या ओजोन परत को कम करने वाली गैस। देखो पहले तो ये बताओ कि ग्रीन हाउस गैस होती क्या है। ग्रीन हाउस गैसें दोस्तों ऐसी गैसें वहां पे होती हैं, जैसे ही मान जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी वहां पे आता है, तो जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो क्या होती करती हैं कि जो आपका सूर्य की प्रकाश जो गर्मी है उसको रोके रहती है पृथ्वी में ही वहां पे, यानी वापस नहीं जा पाता वहां पे। तो जिससे कारण होता है कि जो पृथ्वी का टेम्परेचर वो हमेशा आपका बढ़ता हुआ वहां पे जा रहा है। तो ये गैसें कैसी हो जाती है, ग्रीन हाउस गैसें वहां पे हो जाती हैं। अब यही चीज हमसे पूछा गया है कि ये बताओ इनमें से ग्रीन हाउस गैस आपकी कौन सी वहां पे हो जाती है, तो यहाँ पे क्या बताओगे, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है यहाँ पे, तो जो आपको ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया जा रहा है, ये आपका ग्रीन हाउस गैस वहां पे आपकी हो जाती है। दो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है, जैसे एक आपका CO2 ये ग्रीन हाउस गैस हो गई, एक आपकी जैसे मेथेन हो गया ये ग्रीन हाउस गैस आपकी हो गई, इसके बाद देखो नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस वहां पे आपकी हो जाती है। यानी सबसे ज्यादा अगर ये बात की जाए
कि जो आपके सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन सी हो, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये टोटल आपकी 76% ग्रीन हाउस गैस वहां पे आपकी हो जाती है। और टोटल ग्रीन हाउस गैसें हैं कितनी, 6 प्रकार की वहां पे हो जाती है। जैसे आपका CO2 हो गया, CH4 हो गया, N2O हमारा ये हो जाता है। एक आपका फ्लोरोकार्बन भी वहां पे होता है। एक क्या बताओगे यहाँ पे, एक लिखना आपका फ्लोरो कार्बन, ये भी ग्रीन हाउस गैस में ही वहां फ्लोरोकार्बन में क्या आता है, जैसे आपका HFC ये आपका हो गया, एक यहाँ आपने लिख दिया FS हो गया, एक आपका SF6 हो गया। ये सारे किस में आते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में आते हैं। एक आपको यहाँ पे लिख देना जलवाष्प, जलवाष्प, जैसे जलवाष्प भी होता है, ये भी ग्रीन हाउस गैस में वहां पे आ जाती है। एक आपका ओजोन का नाम तो आपको वहां पता ही होगा, क्या ओजोन आपका हो गया, ये भी आपका ग्रीन हाउस गैस में ही वहां पे आती है। टोटल ये 6 गैसें वहां पे होती हैं जो कि आपकी ग्रीन हाउस गैसों में आपके वहां पे आ जाती है। अब इनके नाम पता होने चाहिए। और सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन सी हो जाती है, CO2 आपकी हो जाती है, 76% वहां पे हो जाती है। अब ये बताओ आपका जो मैग्नेटाइट का एक अयस्क खनिज कौन सा है, क्या दिया जा रहा है, ये बताओ जो मैग्नेटाइट है का एक अयस्क है, ये मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, ये पूछा गया है हमसे कि आपका बेरिलियम का होगा, क्रोमियम का होगा, या आयरन का होगा, या लेड का होगा। तो मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, बताओ क्या बताओगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर वहां पे। तो मैग्नेटाइट हम सीधा सीधा क्या बताएंगे, ये हमारा हो गया आयरन का अयस्क, यहाँ पे हो गया ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो अगर आपसे कभी भी मान लो अयस्क भी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उनके भी आंसर आपको आसानी से वहां पे देने सभी के। तो मैग्नेटाइट का हमने बता दिया, आयरन यहाँ पे बता दिया। जैसे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ये बताओ कोयला, कोयला के अयस्क कौन कौन से हैं, ये अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, बॉक्साइट आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो गया, बॉक्साइट हो गया। एक आपको यहाँ पे अगर कभी ये पूछ लिया जाए मैग्नीज का, किसका नाम पूछ लिया जाए, मैग्नीज का नाम पूछ ले, या फिर अगर आपसे अभ्रक पूछ लिया जाए, क्या अभ्रक बोल दे, या फिर आपसे तांबा पूछ लिया जाए, किसका तांबा की, इनके अयस्क बताओ क्या क्या यहाँ पे होते हैं। तो कोयला का हम लोग क्या बताएंगे, जैसे आपका बिटुमिनस हो गया, एंथ्रासाइड हो गया, कोयला का अयस्क क्या हो जाता है, बिटुमिनस एंथ्रासाइड हमारा इनका अयस्क यहाँ पे हो जाता है। बॉक्साइट क्या बताओगे, बॉक्साइट का एक आपका एल्यूमिनियम का, बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, बॉक्साइट का होगा, ये आपका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, जैसे कि आपका Al2O3 × 2H2O। तो ये आपका बॉक्साइट किसका अयस्क बताओगे, आपका एल्यूमिनियम का वहां पे हो जाता है। अच्छा ये बताओ मैग्नीज का मुख्य अयस्क क्या होता है, तो आप यहां बताओ किसका नाम, पायरोल्यूसाइड, पायरोल्यूसाइड का नाम आप यहां पे बता दोगे, कैसे लिखते हैं, MnO2, पायरोल्यूसाइड होता। अभ्रक में क्या बताओगे, जैसे कि आपका एक हो गया आपका मस्कोवाइट, मस्कोवाइट, ये इसका अयस्क वहां पे हो जाता है। तांबा में क्या बताओगे, इसका जो मेन अयस्क होता है वो क्या हो जाता है, आप बताओगे कॉपर, क्या बताएं, कॉपर पाइराइड, कॉपर पाइराइड से यहाँ पे आप बता देना, ये कॉपर का मुख्य अयस्क होता है, CuFeS2, ये क्या हो जाएगा, कॉपर का मुख्य अयस्क यहाँ पे होता है। क्योंकि अयस्क से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको ये जबलपुर जडारो में क्वेश्चन आपका वहां पे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया जा रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लाई एश का कारण बनता है, निम्नलिखित में से कौन फ्लाई एश के कारण बनता है, ये बताओ। तो बताओ फ्लाई एश का कारण क्या बनता है वहां पे, तो क्या बताएंगे आप, तो जो आपका ये फ्लाई एश का कारण क्या बनता है, हम कहेंगे ये हो जाएगा कोल कंबशन पावर प्लांट, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी जो आपका फ्लाई एश होता है ये कोयला दहन पावर प्लांट से निकलती है, जो कोयला के जलने से बनी बारीक राख वहां पे होती है। जो कोयला वहां पे जल जाता है, जो कोयले की राख बचती है, उसको हम लोग फ्लाई एश के नाम से आप जानते हैं। जो आपकी ये देखा होगा उड़ा करती राख, उड़ा करती वहां पे, उसी को आपका होता है, जो कि कोल कंबशन पावर प्लांट में काफी ज्यादा देखने को आपको वहां पे मिल जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, वाहनों के निकास से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी गैस जहरीली है, कौन सी गैस आपकी जहरीली हो जाती, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है, या सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे हो जाता है। तो जहरीली गैस यहाँ पूछी जा रही है जो वाहनों से यहाँ पे निकलती है, तो आप क्या बताओगे, ये होती कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस करती क्या वहां पे,
कि ये क्या होती है, यानी ऑक्सीजन को रोकती वहाँ पे, ये जो हमारे शरीर पूरे शरीर में ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, तो होता है क्या, दम घुटने से उस इंसान की मृत्यु वहाँ पे आपकी हो जाती है। तो क्या बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी यहाँ पे हो जाती है। दोस्तों ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, ये सबसे गहरीली, क्या बताओगे, सबसे आपकी ये जहरीली गैस वहां पे आपकी होती है। अगर क्वेश्चन कभी ये पूछ लिया जाता आपसे, एक हमें ये बता दो, सबसे तेज यानी कि सबसे तेज मौत वाली गैस, सबसे तेज मौत वाली गैस कौन सी वहां पे होती है? ये आपकी होती है HCN आपका आएगा, या फिर आपकी जो एक सारिन नाम की गैस होती है, कौन सी, सारिन नाम की गैस होती है। यानी अगर ये गैस छोड़ दी जाए और इस गैस में आप वहाँ पे सांस वहाँ पे ले लो, तो आपकी सबसे जल्दी आपकी मृत्यु हो जाती है। और जो आपकी ये कार्बन मोनोऑक्साइड दिया, इसमें क्या होता है, इंसान धीरे धीरे वहाँ मरता है। तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में इंसान सबसे धीरे मरता है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा जहरीली गैस आपकी हो जाती है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, निम्नलिखित में किस तत्व का परमाणु क्रमांक जिंक से अधिक है? बताओ इनमें से किस तत्व का परमाणु क्रमांक एक ऐसा है जो जिंक से आपका अधिक हो जाता है। दोस्तों आपका एग्जाम अप्रैल महीने फिलहाल यहाँ पे लगने ही वाला है, तो अभी से तैयारी करने वहाँ पे लग जाइएगा, क्योंकि बाद में आपको थोड़ा टाइम भी आपको कम वहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कॉपर है, हमारा आयरन है, क्रोमियम है, ब्रोमीन है। तो पूछा क्या जा रहा है, ये बताओ निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक जिंक से आपका अधिक वहाँ पे हो जाता है। दो यहाँ पे सबसे पहले ये बताओ कि इन सभी के आप परमाणु क्रमांक एक बार यहाँ पे लिख लो। जैसे अगर हम ब्रोमीन की बात करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक हो गया 35 हमारा हो गया। अगर इसके बाद हम जिंक की बात कर लें, किसकी बात कर लें, जिंक की बात कर लें, ये होगा 30 हो गया। अगर यहीं पे अगर हम कॉपर की बात कर लें, किसकी, कॉपर की बात करते हैं, ये आपका 29 है यहाँ पे, कॉपर का 29 हो गया यहाँ पे। लेकिन हमसे सवाल क्या दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक जिंक से आपका अधिक है, जिंक से आपका अधिक है। अगर यहाँ पे आयरन का भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, आयरन क्या यहाँ पे हो गया, आपने कहा 26 हमारा यहाँ पे आपका हो गया। एक हमारा क्रोमियम भी यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर क्रोमियम का हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, तो क्रोमियम का क्या था बताया, आप बताया 24 से कम यहाँ पे आपका, 24 से कम ही ऑलरेडी इसका यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये बताइए कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक जिंक से आपका अधिक है। तो जिंक का परमाणु क्रमांक हमने सीधा सीधा देखा, आपका 30 यहाँ पे देखा, और ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक हमने कितना देखा, 35 देख लिया। तो हमें सीधा सीधा आंसर यही मिल गया कि 35 आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो गया, ब्रोमीन आपका यहाँ पे हो गया, आपका हो गया ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें क्या दिया जा रहा है, जो कि आपका लखनऊ जडारो में पूछा गया था आपका एमसी सेंटर में, वहां पे कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण वहां पे होता है। देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते कैसे हैं, पहले तो ये बताना, पहले इसका आंसर यहाँ पे देख लो कि ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उदाहरण यहाँ पे हो जाते हैं, कि बैकेलाइट है, पीवीसी है, या पॉलीएथिलीन है, या कोई सही नहीं यहाँ पे। तो दोस्तों जो आपको ये बैकेलाइट होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, आपके थर्मोस्टेटिंग जो प्लास्टिक के एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाते हैं। ये गर्म करने में क्या होते हैं, पिघलते नहीं। अगर इन जो ये प्लास्टिक होते हैं, अगर आप यहाँ को गर्म कर दो तो ये पिघलेंगे नहीं, यानी और क्या होगा, कठोर वहाँ पे हो जाते हैं। तो जो गर्म करने पे कठोर वहाँ पे हो जाते हैं, उनको कहते हैं क्या, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक कहते हैं। जैसे कि आपका बैकेलाइट यहाँ पे आपका हो जाता है। तो आप क्या कह दोगे, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता। अभी मैंने बताया था कि जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जो हमारे शरीर में जो आरबीसी होती है, या जो ऑक्सीजन पूरे शरीर में वहां पे ले जाती है, तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होती है, उस ले जाने की जो क्षमता होती है उसको वहां पे कम कर देती है। तो अगर क्षमता वहां पे कम हो जाती है, तो इंसान के दम घुटने से वहां पे मृत्यु आपकी हो जाती है। तो हम क्या कह देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाता है। और 15 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ बायोलॉजी के यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारे आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये सारे चीजें आप तैयार करते हुए चल रहे हो, जब पेपर लगे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है। आइरिस है, कार्निया है, या आपका प्यूपिल है, या रेटिना है। तो क्या बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर पेपर में आपके पूछा गया तो आप क्या कहोगे, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है, हम कहेंगे आइरिस के द्वारा आपका वहां पे किया जाता है।
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी आइरिस क्या होता है, आंख में जो आइरिस क्या होती है, आप ये बनाना, आइरिस होती है एक आंख का रंगीन हिस्सा वहां पे आपकी होती है। ये आपका जैसे देखा होगा किसी की आंखें आपकी नीली दिखाई पड़ती हैं, किसी की हरी, किसी की, देखो क्या होता है, जैसे ये आपकी मान लो कोई आंख हो यहाँ पे हो गई, ये क्या हो गया, हमारी आंख हो गई, इसके बीच यहाँ पे एक ये जो आपका ये हिस्सा यहाँ पे होता है, यही हमारा क्या होता है, आपका आइरिस यहाँ पे हो जाती है। यही क्या रंग क्या होता है, किसी के ये भूरा रंग का होता है, किसी का नीला होता है, किसी आपका हरा वहाँ पे होता है। इसका मेन रीजन दोस्तों वहाँ पे क्या हो जाता है कि जो आपका एक मेलानिन अम्ल यहाँ पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आंखें आपका कलर वहाँ पता चल जाता है। यहाँ पे कौन सा आपका आप बताओगे, यहाँ पे एक ये पॉइंट लिख लेना आपका मेलेनिन, मेलेनिन ये दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एक आपका रंग द्रव्य होता है, रंग द्रव्य वहां पे होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग कहते हैं भाई इन किसी की देखा होगा किसी की आंखें काफी ज्यादा भूरी होती हैं, किसी काली होती हैं, या किसी का देखा होगा कभी नीली तक आंखें वहां पे होती है, उसका रंग यही मेन रीजन यही होता है। उसमें क्या होता है, मेलेनिन आपका एक रंग द्रव्य होता है, जिसकी वजह से आंख का देख मतलब जो कलर होता है वो आपका निर्धारित वहां पे आपका हो जाता है। फिलहाल हम लोग क्या राइट आंसर बता देंगे, इसका आइरिश हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ आपका कि जो आपका एलिफिडा नाजा, ये वैज्ञानिक नाम किसका वहां पे हो जाता है, कोबरा है, हाथी है, ईगल है, उल्लू है। ये बताओ वैज्ञानिक नाम इनमें से किसका यहाँ पे होगा, कोबरा बताओगे, हाथी बताओगे, या आप बताओगे ईगल बताओगे, या उल्लू बताओगे। तो ये वैज्ञानिक दोस्तों नाम किसका होता है, हम कहेंगे कोबरा का होता है। तो वैज्ञानिक नाम अच्छे से तैयार करके जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। वैसे मैं सारे इंपॉर्टेंट नाम तो आपको बता ही दूंगा, अगर जितने नाम मैं भी आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, सारे आप तैयार करते हुए चलते हो, तो आपको तो वैसे भी सारा सिलेबस आपका कंप्लीट यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या कह दोगे, कोबरा आप यहाँ पे बता दोगे। देखो अगर आपसे मनुष्य का पूछा गया, किसका पूछ लिया जाए, अच्छा मनुष्य का बता दो, क्या हो जाएगा, तो आप सीधा सीधा क्या बताओगे, होमोसेपियंस। क्या बता दोगे, होमो सेपियंस यहाँ पे आप बता दोगे। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए बाघ का वैज्ञानिक नाम बता दो, तो क्या बताओगे, बाघ क्या हो जाएगा हमारा, पेंथेरा, पेंथेरा टाइग्रिस, पेंथेरा टाइग्रिस, यहाँ पे आप ये नाम बता देना। अगर कभी आपसे शेर का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए, तो आप क्या बताओगे, यहाँ पे पैंथेरा, यहाँ बताओगे आप पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो नाम आप बता दोगे। अगर कभी आपसे मोर का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए, तो क्या बताओगे, यहाँ पे पाओ, पाओ क्रिस्टेटस, पाओ क्रिस्टेटस। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम है, मैं आगे भी करा दूंगा कि 2-3 क्वेश्चन और हमारे मिलेंगे और कौन से हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी वैज्ञानिक नाम एग्जाम में आता है, तो आपको पता भी वहां पे सारे नाम वहां पे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या हमारा दिया जा रहा है, महिलाओं की आवाज तीखी होती है, उसका रीजन क्या होता है, कम फ्रीक्वेंसी, उच्च फ्रीक्वेंसी, आपकी तीखी ओल्कस, या मजबूत आपका एपिग्लोटिस। तो जो महिलाओं की आवाज जो तीखी होती है, उसका रीजन आखिर होता क्या वहां पे, तो आप क्या बताओगे, सीधा सीधा उसका रीजन आपका हो जाएगा उच्च फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पे, सीधा सीधा आप यहाँ पे टिक कर दोगे। देखो महिलाओं की जो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी यहाँ पे होती है, आप कहोगे 165 से लेके 255 हर्ट्ज तक यहाँ पे आपकी होती है। अगर वहीं मेल की बात कर लीजिए, तो 85 से लेके आपका 180 हर्ट्ज यहाँ पे होती है। इसीलिए क्या होता है, जो आपके मेल होते हैं, आदमी होते हैं, उनकी आवाज़ क्या होती है, मोटी महसूस वहाँ पे होती है, और महिलाओं की आवाज़ क्या होती है, तीखी यानी पतली वहाँ पे आपकी होती है। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि ये बताओ ये किसका वैज्ञानिक नाम वहां पे हो जाता है। तो ये वैज्ञानिक नाम किसका दोस्तों आप वहां पे बता दोगे, तो आप कहोगे सर जो कि आपका जयपुर जडारो में क्वेश्चन पूछा गया, तो सर हम कह देंगे ये आपका चीता का हो जाएगा। किसका, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, जैसे अगर आपका पूछा है कुत्ता का वैज्ञानिक नाम, तो आप यहाँ पे नाम क्या बताओगे, कैनिश, क्या बताओगे, कैनिश फैमिलियर्स, कैनिस फैमिलियस, ये नाम यहाँ पे नोट कर लेना। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए बिल्ली का, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम, तो क्या बताओगे यहाँ पे, फेलिस, तो क्या बता दोगे, फेलिस डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, ये नाम यहाँ पे आप नोट कर लेना। अगर कभी पूछ लिया जाए गाय का वैज्ञानिक नाम बता दो, क्या हो जाएगा, तो क्या बता दोगे आप यहाँ पे, बॉस इंडिक्स, क्या बताओगे, बॉस इंडेक्स, ये नाम आपको पता वहां पे होना चाहिए। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए मेढक का वैज्ञानिक नाम, अच्छा हमें बता दो, मेढक क्या बताओगे, राणा
टिग्रीना, राना टिग्रीना, ये वैज्ञानिक नाम किसका हो जाएगा? मेढक का हो जाएगा। ये वैज्ञानिक नाम भी आप यहाँ पे नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से हमारे पूछे जाते हैं। अच्छा ये बताओ कौन सी दवा एंटी डायबिटिक दवा के रूप में उपयोग की जाती है? तो कौन सी ऐसी दवा है जिसे हम लोग क्या एंटी डायबिटिक दवा के रूप में उपयोग होता है? मेटाफॉर्मिन है, जोलपीडम है, आपका प्रोमेथोजिन है, या आपका हाइड्रालॉजिन हो जाएगा। तो कौन सी दवा आपकी हो जाएगी? दवा का नाम क्या बताओगे? मेटाफॉर्मिन यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और जो आपका ये मेटाफॉर्मिन जो टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में उपयोग वहाँ पे की जाती है। अगर ये पूछा जाए कहाँ कौन सी मतलब कौन से बीमारी में ये दवा यूज होती है, तो क्या बताओगे? तो आप यहाँ बताओगे आप डायबिटीज का, जो आपका डायबिटीज का जो आपका 2 लेवल वहाँ पे होता है, वहाँ पे ये आपके दवा यूज वहाँ पे आपकी की जाती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग आपका सोचने, बुद्धि, स्मृति और सीखने की क्षमता जैसे कार्यों को ट्रिगर करने के लिए जिम्मेदार है? वहां पे ये जो होता नहीं भाई, हमारा पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क वहां पे होता है। ये मतलब हमें सारे कौन से भाग का कंट्रोल वहां पे करते हैं? क्यों एग्जाम में मस्तिष्क के एग्जाम में क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या कहोगे? फिलहाल आप कह दोगे जो हमारा ये सेरेब्रम होता है। क्या होता है? सेरेब्रम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी जो हम लोग सोचते हैं, यानी जो आपके बुद्धि, स्मृति, जो हमारी याददाश्त होती है, या हमें कोई नई चीज सीखने की क्षमता होती है, तो ये जो आपका सेरेब्रम वाला भाग होता है, ये हमारा कंट्रोल वहां पे हमारा ये करता है। तो क्या बताओगे? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो एक यहाँ पे हाइपोथैलेमस दिया जा रहा है ना। हाइपोथैलेमस में क्या याद कर लो, जैसे आपने कहा कि भाई हमें मान लो भूख लगी हुई है, आप कहते हैं ना भाई हमें भूख लग गई है, तो आपको ये कैसे पता चलता है कि हमें भूख वहां पे लगी है? तो ये कौन बताता है? वहां पे जो हमारे मस्तिष्क का आपका जो हाइपोथैलेमस वाला भाग है, ये बताता है भाई आपको भूख लगी, आप खाना वहां पे खा लो। जैसे भूख हो गया, प्यास हो गया, या जो हमारे शरीर जो टेम्परेचर होता है, यानी कभी जैसे होता है कि मान लो हम बाहर निकल जाते हैं, या कभी मान लो काफ़ी ज़्यादा हमें गर्मी लगती है, वहाँ पे हमें देखते हैं ऑटोमेटिक पसीना वहाँ पे निकल आता है, कि जो हमारे शरीर जो टेम्परेचर होता है कंट्रोल करना, ये किसका काम वहाँ पे होता है? ये भी आपका हाइपोथैलेमस का काम वहाँ पे आपका हो जाता है। तो क्या बताओगे? इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाता है। अगर भूख प्यास का हमसे पूछ लिया जाता है, या हमारे शरीर तापमान कंट्रोल कौन करता है, तो हम हाइपोथैलेमस का नाम वहाँ पे बता देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है? निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का बायोकेमिकल लेबोरेटरी भी कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे मानव शरीर का बायोकेमिकल लेबोरेटरी भी कहा जाता है? छोटी आंत, मस्तिष्क के अग्न्याशय, या यकृत? तो किसको आप कहोगे? तो आप क्या कह दोगे? सर हम तो कहेंगे किसका नाम लेंगे? यकृत, यानी लीवर का नाम लेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्या हो जाएगा? देखो अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अच्छा ये बताओ लीवर का भार, कि जो आपका लीवर का भार लगभग कितना होता है, ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो क्या बताओगे? इसका वजन आपका 1.2 से लेकर 1.5 किलोग्राम इसका भार दोस्तों आपका वहां पे हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे शरीर का उस अंग का नाम बताइए जिसको मान लो होता है कोई दिक्कत उसमें आई, तो वो पुनः आपका उसी वैसा ही वहां बन जाता है। तब भी किसका नाम बताओगे? आप बताओगे यकृत का नाम ही आप वहां बताओगे। यानी इसकी जो पुनर्जनन क्षमता वहां पे होती है, यानी कोई पार्ट अगर खराब होता है, इसकी पुनर्जनन क्षमता सबसे ज्यादा वहां पे आपकी होती है। इसीलिए होता नहीं कि भाई यकृत कहते हैं भाई, कोई मान लो यकृत डोनेट वहां पे कर देता है कि आधा यकृत निकाल दिया, तब भी उसके बाद क्या होता है वो आधे से ही काम वहां पे चला लेता है, क्योंकि बाद में क्या होता है जो यकृत धीरे धीरे क्या होता है अपना पूरा रूप वहां पे आपका ये ले लेता है वहां पे। तो क्या कह दोगे आप? यकृत आप यहाँ पे कह दोगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत होता है। अब इसमें कुछ रोग होते हैं यकृत का, जैसे कि आपका जो हेपेटाइटिस हो गया, या आपका सिरोसिस हो गया, ये सारे रोग कहाँ पे होते हैं? यकृत में ही होते हैं। देखो सिरोसिस कैसा रोग होता है? सिरोसिस एक ऐसा रोग होता है जहाँ पे क्या होता है यकृत काफी ज्यादा डैमेज वहाँ पे आपका हो जाता है, यानी उसमें काफी ज्यादा डैमेज वहाँ पे होता है। जैसे कि जो लोग मान लो दारू का बहुत ज्यादा यूज वहाँ पे करते हैं, उनमें क्या होता है आपका क्या हो जाता है सिरोसिस नामक एक बीमारी वहाँ पे देखने को मिल जाती है, जहाँ पे कहते हैं ना भाई आपके यकृत खराब हो गया, आपका जो लीवर हो गया वो डैमेज वहाँ पे हो गया। ये दिक्कतें वहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया जा रहा है कि प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन करने वाले जीवों को नाम से जाना जाता है। यानी प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करने वाले जीवों को के नाम से वहां पे जाना जाता है। किस नाम से आप उनको वहां पे जानोगे? तो वो नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? उनको कहा जाता है फोटो
क्या कहोगे, फोटो आर्ट्रोपॉक्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ये प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे आपके जो पौधे हो गए या फिर जो आपके शैवाल वहां पे हो जाते हैं। ये कैसे करते हैं, आपके फोटो आर्ट्रोपॉक्स द्वारा क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन वहां पे आपके करते हैं, जैसे कि पौधे, शैवाल, मैंने आपको अभी वहां बताया। तो राइट आंसर क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये बताओ का मेसोथेलिमिया कैंसर का एक प्रकार है, इसमें सबसे आम प्रभावित क्षेत्र स्तर कौन सा होता है, हृदय होगा, मस्तिष्क होगा, पेट होगा या फेफड़ा होगा। तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा भाग यहाँ पे होता है, जो कि आपका मेसोथेलिमिया जो कैंसर का एक प्रकार वहां पे होता है, ये सबसे ज्यादा जो आपका फेफड़ा होता है ये प्रभावित वहां पे होता है। ऑप्शन नंबर डी आप सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे बता दो, क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर डी आपका फेफड़ा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जलीय जीवों के लिए भोजन का स्रोत क्या है। जो आपके जलीय जीव होते हैं उनमें जो भोजन का स्रोत होता है, जैसे मछली हो गया, भोजन मेन जो आपका जलीय जीव जितने भी होते हैं, मेन आपका भोजन का स्रोत क्या वहां पे होता है। ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जो कि आपका लखनऊ जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। वो भी दोस्तों क्या होता है, अभी फाइटोप्लैंक्टन का नाम मैंने अभी आपको बताया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यही जो आपके फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जलीय जीवों के लिए मुख्य भोजन स्रोत वहां पे होते हैं, जो कि आपके सूक्ष्म शैवाल वहां पे आपके होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके सूक्ष्म शैवाल वहां पे आपके हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा वहां बनाते हैं, और ये जलीय जो खाद्य श्रृंखला पे आधारित होती है। यानी जलीय जीव होते हैं इसी को पहले वहां पे खाते हैं, होता नहीं वो छोटी मछली बड़ी मछली खा रही है, बड़ी मछली उससे भी बड़ी मछली वो वहां पे खाती है, ये श्रृंखला आपकी वहां पे चला करती है। तो क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक दवा या पदार्थ है जो आपको आराम देता है और आपके शरीर को काम करने और प्रतिक्रिया करने में धीमा वहां बना देता है, उस दवा का नाम, यानी एक दवा या पदार्थ बताओ वो कौन सा हमारा यहाँ पे हो जाता है। ये ऑप्शन हमारे दिए गए थे जब आपको ये जयपुर जडावरे में क्वेश्चन पूछा गया था। आप काउंट भी करते चलना दोस्तों, क्या स्कोर आपका यहाँ पे हो रहा है। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या बताओगे, वो दवा कौन सी हो जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, डिप्रेसेंट के नाम से आपकी जानी जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। डिप्रेसेंट दोस्तों जो दवाएं होती हैं, जैसे अल्कोहल हो गया या आपका बायोट्यूरस हो गया, इसमें क्या होता है, ये सीएनएस जो हमारा होता है उसको दबा देते हैं, जिससे आराम हमें मिल जाता है। और इसमें लेकिन होता है क्या, जो आपकी ये प्रतिक्रिया वहां पे होती है काफी ज्यादा धीमी भी वहां पे हो जाती है। तो हम लोग क्या कह देंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया जा रहा है, प्रोटीन किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से, फैटी एसिड से, ग्लूकोज से या आपका न्यूक्लियोटाइड से, किसके बने होंगे आपके जो प्रोटीन वहां पे होते हैं। तो प्रोटीन किसके बने वहां पे होते हैं, हम कहेंगे ये आपके जो आपके अमीनो एसिड यहाँ पे होते हैं, यानी कि जो आपके 20 अमीनो एसिड से क्या बनता है आपका ये प्रोटीन वहां पे आपका बनता है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी वहां पे हो जाए तो क्या दिक्कत वहां पे देखने को मिल जाती है। तो क्या बताओगे, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर रोग आपका हो जाता है, जो कि आपका कुपोषण का कारण वहां बनता है। अगर किसी के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए, क्वाशियोर का रोग होता है। जैसे देखा होगा किसी की मान लो क्या होता है, उसका ग्रोथ वहां पे नहीं हो पाती है, यानी काफी दुबला पतला वहां पे होता है या हाइट रुक जाती है, तो कुपोषण जैसा वहां पे आपका दिखाई पड़ता है। तो वो क्या होता है, प्रोटीन की कमी से ही वहां पे हमें ये दिक्कतें देखने को आपको मिल जाती हैं। अगले क्वेश्चन देखें क्या दिया जा रहा है, आरएनए का प्राथमिक कार्य वहां पे क्या होता है। जो आपका आरएनए होता है उसका प्राथमिक कार्य बता दो क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण है, प्रोटीन संश्लेषण है या प्रतिकृति है या आपका अनुवाद होता है। तो आरएनए का प्राथमिक कार्य वहां पे क्या बताओगे, ये प्रोटीन संश्लेषण ही वहां पे होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। देखो आरएनए कितने टाइप के होते हैं, जैसे एक आपने कहा कि आपका हो गया एमआरएनए, एक कह दिया आपने एम आरएनए आपने बोला, ये क्या होता है, ये आपका जेनेटिक कोड ले जाता है। एमआरएनए क्या होता है, जेनेटिक कोड आपका ले जाता है। एक आपका दोस्तों यहाँ पे टीआरएनए होता है, टीआरएनए, एक क्या हो जाएगा, टीआरएनए आपका यहाँ पे होता है। ये क्या होता है, जो टीआरएनए होता है ये आपका एमिनो एसिड लाता है, ये क्या करके एमिनो एसिड वहां पे लाता है। एक आपको यहाँ पे आरआरएनए होता है, आरएनए यहाँ पे होता है, जो कि आपका राइबोसोम बनाता है। ये क्या करता है, आपका राइबोसोम वहां पे आपका बनाता है। लेकिन इसका प्राथमिक कार्य क्या हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण प्राथमिक कार्य आपका यहाँ पे हो जाता है।
अगला क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, इसमें दिया जा रहा है कि एलियम सेपा किसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पे हो जाता है। तो एलियम सेपा किसका वैज्ञानिक नाम आप बता दोगे, ये होता है आपका प्याज का यहाँ पे हो जाता है। दो इंपॉर्टेंट और नोट कर लेना, एक आपका आम का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आपसे चावल का अगर वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो आप इनके आंसर यहाँ पे क्या बताएंगे। तो अगर आम का अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कह दोगे यहाँ पे, ये कहोगे सीधा सीधा मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, आप ये नाम यहाँ पे आप बता देना। चावल का अगर आपसे पूछा जाता है क्या बताओगे यहाँ पे, ओरिजा, क्या बता दोगे यहाँ पे, ओरिजा सटाइवा, सटाइवा, ये क्या हो जाएगा, चावल का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे दोस्तों हो जाता है। तो यहाँ दोस्तों जो हमने 50 क्वेश्चन किया, अब आप ये बताना है क्या स्कोर यहाँ पे आपका हुआ है। अगर आपने 35 क्वेश्चन तक सही कर लिए, आपकी तैयारी वहाँ पे सही चल रही है। और दोस्तों ये सारे जो नोट्स आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जो स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर होकर मुझे व्हाट्सअप में मैसेज कर दीजिएगा, जहाँ पे ये कंप्लीट नोट्स मैं अभी आपको प्रोवाइड वहाँ पे करा दूंगा। अगर एग्जाम के लिए ये सारे नोट्स वहाँ पे तैयार कर लेते हो, तो जब भी आप एग्जाम वहाँ पे देने जाओगे, पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को वहां पे मिल जाएंगे। या फिर ये सारे नोट मैंने आपको जो एप्लीकेशन आने वाला यहाँ भी वहां पे अपलोड कर दिए, वहां भी ये सारे नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ओके दोस्तों, कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी समय एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।